मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत है या आंदोलनकारी के रूप में जीवन की शुरुआत है वो जैसिका लाल हत्याकांड के समय से हुई। हिंदू इकोसिस्टम, इसके मायने क्या हैं? जहांगीरपुरी के कबाड़ी को वो 5 बार बड़े बड़े वकील कैसे मिल गए आपको, और हम अपना घर भी बेच देना हम लोग तो हमें वो वकील नहीं मिल सकते। कपिल मिश्रा का जिक्र आता है तो एक छवि उभरती है एक आक्रामक नेता की, और एक छवि उभरती है दंगों की। क्या कपिल मिश्रा की छत पे पत्थर मिला? क्या कपिल मिश्रा की छत पे पेट्रोल बम मिला? क्या कपिल मिश्रा के घर से बम फेंके जा रहे थे? हिंदू खतरे में है, ये डर में जी रहे हैं, खौफ में जी रहे हैं। तो इस देश की आबादी 140 करोड़ है और 15% लोगों की वजह से हम लोग खौफ में, आप और मैं डर में जी रहे हैं। मैंने ये कहा कि सड़क बंद है, सड़क खोलिए। सड़क मुसलमान की भी बनती, सड़क हिंदू की भी बनती। हिंदुत्व का एजेंडा फेल हुआ है नीतीश कुमार और लालू यादव के सामने। देशद्रोह तो वहाँ कभी भी वोट में कन्वर्ट नहीं होगा, वो हमने कन्हैया कुमार की हालत देख के जान लिया। आपने आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन ने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत दी और मैंने खुद देखा, लेकिन जब आरोप साबित करने की बात आई तो आपने माफी मांग ली कोर्ट में। बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा और मैं चाहता था ये सवाल यहाँ पे आए। आप तो प्रत्यक्षदर्शी थे, 2000 के नोट थे, 500 के नोट थे, वो सूटकेस में आए, बोरी में आए, ये तो बताओ। अविचल भाई, गर्व के साथ कह सकता हूँ कितनी भी लड़ाई हुई आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी का एक भी नेता, जबकि मेरी फाइलें वहीं रखी है ना मंत्री काल की और विधायक काल की, मेरे ऊपर एक पैसे की उंगली नहीं उठी आज तक। राजस्थान में बीजेपी नेताओं का अकाल पड़ गया है, बड़े चेहरों का, जो सिर्फ मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। इस वक्त मोदी जी के नाम पर जनता का जो अटैचमेंट है वो किसी भी और इस देश के नेता से बहुत ज्यादा गहरा और बड़ा है। नवजोत सिंह सिद्धू का क्या लगता है, बीजेपी में आ सकते हैं, ऐसा कुछ है? मुझे नहीं लगता, अभी उनका परिवार एक व्यक्तिगत पीड़ा से गुजर रहा है, बहुत कष्ट से गुजर रहा है। सवाल जो है सर पुलिस पर नहीं, खट्टर सरकार पर उठ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, मैं फिर कह रहा हूँ। आम लोग भी सवाल पूछ रहे हैं ना सर। मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी टाइप के कैरेक्टर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? सबसे पहले लेट थिंग्स सेटल। वोट से आतंकवादी था या नहीं? आपने मेरी राय पूछी ना, मैं तो ठोक के बोल रहा हूँ ना कैमरे के सामने। ऐसे नारे जब लगते हैं या आप लोग लगाते हैं तो खुद को आप लोग कोर्ट समझते हैं, जज समझते हैं, क्या समझते हैं? कुछ नहीं समझते। देखिए, मैं अब इस नारे के अगर आप इतिहास में जाएंगे ना तो ये नारा तो बहुत सारे आंदोलनों में लगा। मोदी के बाद कौन, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ? 5 साल 8 साल बाद का सवाल है, जिसको आप अभी अपने थोड़ा चटकारे लेने के लिए या मसाले लेने के लिए आप जरूर ले रहे हैं। कुमार विश्वास भी आम आदमी पार्टी से चले गए, आप भी चले गए, आपकी मुलाकात होती है उनसे? कभी कभार होती है, बिल्कुल निश्चित तौर पे होती है। मैं उनके प्रशंसक हूँ। उनकी एक पीड़ा है जो राजनीतिक पीड़ा भी है, जो आपकी भी है। 2025 में सीएम फेस होंगे बीजेपी से कपिल मिश्रा। राजनीति में दुश्मनी करने के 2 तरीके होते हैं, एक तरीका होता है बुराई करो, दूसरा तरीका होता है ज्यादा बड़ाई करो। रामनवमी, हनुमान जयंती, ये जो त्योहार हैं वो एक डर की तरह से क्यों आ गए हैं अब? क्या भारत में इलाकों को धर्म के आधार पर बंटना चाहिए क्या? ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल से आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार, सरकार के भ्रष्टाचार, उनके स्वयं के भ्रष्टाचार, उनके मंत्रियों के घोटाले, इस सब के ऊपर 1 to 1 डायरेक्ट चर्चा करने का आमंत्रण भी देता हूं और चुनौती भी देता हूं। नमस्ते, मैं अविचल दुबे न्यूज़ तक के मंच पर आपका इस्तकबाल करता हूं। हम इसमें कोशिश में लगे हैं कि जिस तरीके से जो व्यक्ति चर्चा में हैं या नई चर्चाओं को जन्म देते हैं उनसे बात करें, इत्मीनान से, ठहराव के साथ और जानकारी हासिल करें। आज हमारे साथ मंचासीन जो अतिथि हैं वो दिल्ली के बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा जी हैं। कपिल भाई, आपका खूब खूब स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत आभार अविचल भाई। हम सभी विज्ञान में इकोसिस्टम जरूर पढ़ते हैं और जब इकोसिस्टम की जानकारी लेते हैं तो उसमें कई सारी ऐसी जानकारी आती हैं जिनको हम जानते हैं कि ये तो हमारे आसपास की चीज़ें हैं जिनको लेकर हम जीते हैं। लेकिन कपिल भाई एक कैंपेन चलाते हैं, एक फाउंडेशन चलाते हैं जिसका नाम है हिंदू इकोसिस्टम। कपिल भाई, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ ये पर्टिकुलर जो शब्द है हिंदू इकोसिस्टम, इसके मायने क्या हैं, मतलब क्या है? अच्छा सवाल किया अविचल भाई आपने, और सबसे पहले ही कर लिया, ये भी अच्छा किया, क्योंकि आपको जो मसाला चाहिए उसके लिए आपका ये पहला सवाल जरूरी था। मसाला आप भी देते हैं, मतलब आप ये मान रहे हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का हाथ थामना, ज़रूरतमंद के घर तक पहुँच जाना, उसके दरवाजे तक पहुँच जाना, इसकी आवश्यकता को मैंने बहुत नज़दीकी से महसूस किया दिल्ली दंगों के दौरान। दिल्ली दंगों के दौरान मैंने देखा कि कुछ पीड़ित परिवारों के दरवाज़ों पर कोई नहीं जा रहा था, कुछ पीड़ित परिवारों तक मदद भी नहीं पहुँच रही थी और उनके दर्द की चर्चा भी नहीं हो रही थी, और कुछ ऐसे भी थे जिनके दर्द को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा था, जहाँ पे अपराधी को ही नायक बताने की कोशिश भी की जा रही थी। मैं आपको 2 छोटे छोटे उदाहरण देता हूँ, उससे आपको शायद ये समझ आएगा कि ये क्यों बनाना पड़ा इस प्रकार का एक टीम। पहला उदाहरण, दिल्ली दंगों के दौरान एक शख्स शाहरुख पठान, जो कि आप सब ने देखा टीवी पर, वो बंदूक लेके पुलिस वालों को मारने के लिए आया, फिर अरेस्ट भी हुआ, बाद में पैरोल पे भी छूटा। वो व्यक्ति टीवी पर था, कैमरे पर था, उसका नाम सभी चैनलों को पता था, सभी पत्रकारों को पता था, लेकिन इस देश में
एक बहुत बड़े पत्रकार ऐसे भी थे जिन्होंने रात को 9 बजे फ़ोटो तो शाहरुख पठान की दिखाई, वीडियो शाहरुख पठान का दिखाया, लेकिन जानबूझ के उसका नाम अनुराग मिश्रा बताया। इतना बड़ा ब्लंडर पूरे दुनिया में कोई भी पत्रकार करता तो उस दिन उसका करियर ख़त्म हो जाता, पर यह महान तथा कथित मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित पत्रकार इसी में अपना गौरव महसूस कर रहे थे कि उन्होंने ऐसा कोई झूठा एजेंडा चला दिया। ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं। दिल्ली में जब पिछले साल रामनवमी के दौरान जहांगीरपुरी में पथराव हुआ, रामनवमी की यात्रा पर पथराव के बाद पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा, वहाँ का कबाड़ी था जहांगीरपुरी का, आप सबने उसको चलाया भी उसकी खबर को, लेकिन रात को 8 बजे वो गिरफ्तार हुआ। सुबह 10 बजे उसको छुटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील खड़ी थे, 5 बड़े बड़े वकील। वो जहांगीरपुरी के कबाड़ी को वो 5 बड़े बड़े वकील कैसे मिल गए? आपको और हम अपना घर भी बेच देना हम लोग तो हमें वो वकील नहीं मिल सकते, और 24 घंटे में तो कभी भी नहीं मिल सकते। ये है इकोसिस्टम। और इस प्रकार के इकोसिस्टम को हम लोगों ने जब देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जो लोग छूट जाते हैं, जिनको ये बड़े बड़े वकील नहीं मिलते, जिनको ये बड़े बड़े पत्रकारों का समर्थन नहीं मिलता, उन तक भी कोई तो पहुँचे। तो फिर हमने राहत का काम शुरू किया, कुछ परिवारों की मदद की जिनकी दुकानें जल गई थी, जिनके रिक्शे गाड़ियाँ तोड़ दी गई थी। और इसी को करते करते उदयपुर में जब कन्हैया लाल जी की हत्या की उनकी मदद का काम किया, अमरावती में उमेश कोले जी की मदद का काम किया, कर्नाटक में प्रवीण नेट्टारू जी की मदद का काम किया, उत्तराखंड के दिलबर नेगी जी की मदद का काम किया। तो ये मदद ऐसे परिवारों तक भी पहुंच जाए जहां तक बहुत सारे एजेंडा लेकर चलने वाली मशीनरी नहीं पहुंचती है, उसके लिए एक छोटा सा टीम बनाया है, उसका नाम हिंदू इकोसिस्टम है। इसी से जुड़ा एक सवाल है कि आप कह रहे हैं कि एजेंडा, और बेसिकली अगर इसमें भी देखें तो ये भी तो एजेंडा है कि आप केवल हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, ये मान रहे हैं आप? क्या आपने हिंदू इकोसिस्टम के ज़रिए किसी मुस्लिम का कोई घर जो है उजड़ा है उसको बसाने का काम किया, उसको रोज़गार देने का काम किया? क्या हिंदू इकोसिस्टम ये करता है? हमारे करावल नगर का एक क्षेत्र है जहाँ से मैं चुना गया था, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पर श्री राम कॉलोनी एक इलाका है जो शायद दिल्ली की सबसे बड़ी उन लोगों की बस्ती है जिनके बारे में आप बार बार पूछते हैं कि उनके लिए क्यों नहीं किया, उनके लिए क्यों नहीं किया। चांदबाग एक इलाका है। ऐसे इलाकों में जाइए, वहाँ लोगों से पूछिए कि एक व्यक्ति होने के नाते क्या कोई भेदभाव किया, क्या कोई लाइन खींची क्या? लेकिन संस्था अपने नियम के तहत चलती है, संगठन अपने नियम के तहत चलता है, वो उस दिशा में फोकस करके काम करता है, और मुझे लगता है अपना फोकस किसी को नहीं लूज़ करना चाहिए। कोई बता दे कि साहब की ये मुस्लिम परिवार परेशानी में है तो आप मदद कर देंगे? मेरी आप बात मानो, आप मदद कर देंगे? इस देश में एक वर्ग के लिए मीडिया भी है, जुडिशरी भी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है, ह्यूमन राइट भी है, राजनीतिक दलों की गाड़ियां भी हैं, और किसी के दरवाजे पे कोई नहीं जाता। जिसके दरवाजे पे कोई नहीं जाता हमने वहां जाने की कोशिश की है, किसी को छोड़ने की कोशिश नहीं करी है। बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जो सरकार के बाहर है, जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आती है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन आती है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम छोड़ नहीं रहे, जो छूट गए हैं उनको जोड़ रहे हैं, इसमें तो हाथ बटाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि किसी के खिलाफ तो काम नहीं करते हैं और ये एक संगठन है जो लोगों की मदद करता है, लेकिन कपिल मिश्रा जी, ये भी एक साफ स्पष्ट बात है कि जैसे ही आपका नाम लिया जाता है, कपिल मिश्रा का जिक्र आता है, तो एक छवि उभरती है एक आक्रामक नेता की, और एक छवि उभरती है दंगों की, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो खरगोन हो। तो अगर आप एक संगठन चला रहे हैं जो लोगों की मदद करता है, तो फिर ये दंगों की छवि, आक्रामक नेता, आपके वो बयान कि 3 दिन में अगर नहीं उठाया पुलिस ने तो हम किसी की नहीं सुनेंगे, एक लोकतांत्रिक कानून व्यवस्था में पुलिस को ये चुनौतियां देना, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि ये एक मदद करने वाले, संगठन चलाने वाले किसी नेता के काम है। देखिए, दिल्ली दंगों की जहाँ तक बात है, दिल्ली दंगों को आज लगभग 3 साल हो चुके। दिल्ली दंगों का ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो पब्लिक डोमेन में ना हो, कोर्ट में ना हो, पुलिस में ना हो, मीडिया में ना हो। किसकी छत पे पत्थर मिला? क्या कपिल मिश्रा की छत पे पत्थर मिला? क्या कपिल मिश्रा की छत पे पेट्रोल बम मिला? क्या कपिल मिश्रा के घर से बम फेंके जा रहे थे? किसने अपनी रिवॉल्वर थाने से 1 दिन पहले रिलीज़ करवा ली थी? क्या ताहिर हुसैन को 22 तारीख को पता था कि 23 तारीख को कपिल मिश्रा कहाँ पे जाने वाला है? जो गन लेकर बैठ गया था, पत्थर लेकर, बम लेकर, पेट्रोल लेकर जो लोग बैठे थे, सड़कें बंद कर जो बैठे थे। मैं इसीलिए बार बार ऐसे पत्रकार दोस्तों से जो दिल्ली दंगों का सवाल उठाते हैं, मैं कहता हूं अगर आपको उस वक्त का घटनाक्रम देखना है तो आप ये देख लीजिए किसके छत पे पत्थर था, बम था, गोली थी। अगर आपको उस पर भी भरोसा नहीं होता तो पुलिस की चार्जशीट पढ़ लीजिए। अगर आपको उस पर भी भरोसा नहीं होता तो ग्राउंड में जाके विक्टिम परिवारों से मिल लीजिए। अगर आपको उस पर भी भरोसा नहीं होता तो पूरे उस क्षेत्र में एक बार घूम जाइए कि मेरी भूमिका बचाने वालों की रही या मारने वालों की रही। अगर आपको उस पर भी भरोसा नहीं होता तो अपने खुद के गिरेबान में झांक कर एक बात ये सोचिए कि अगर मैं कल आपका दरवाज़ा बंद करके बैठ जाऊं
और ये बोलूँ कि आपका बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, आपका कोई घर में माता पिता बीमार है वो अस्पताल नहीं जाएगा और आप अपने काम पर नहीं जाओगे और वो दरवाज़ा बंद करके बैठा रहूँ, तो क्या आप इतना भी साधारण सा काम नहीं करेंगे कि किसी पुलिस वाले को बुला के उससे ये बोलें कि भाई मेरा दरवाज़ा खोल दे, मैं तेरे को 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूँ। लोकतंत्र में इससे ज़्यादा लोकतांत्रिक और क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा संवैधानिक क्या हो सकता है कि मैं पुलिस अधिकारी को सामने बुलाकर पुलिस अधिकारी से अपनी सड़क खुलवाने की बात कर रहा हूँ। और उसके लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति अल्टीमेटम देता है। मैं तो बार बार कहता हूँ, आप किसी भी तरह का स्क्रूटनी कर लीजिए इस पूरे घटनाक्रम की, दोषियों को देख लीजिए, पीड़ितों को देख लीजिए, उस घटनाक्रम को देख लीजिए, उस समय के वीडियो देख लीजिए, फोटो देख लीजिए, मेरे बयान देख लीजिए, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ये उंगली ताहिर हुसैन की तरफ नहीं जानी चाहिए, ये उंगली उमर खालिद की तरफ नहीं जानी चाहिए, ये उंगली सफूरा जरगर की तरफ नहीं जानी चाहिए, ये उंगली खालिद सैफी की तरफ नहीं जानी चाहिए, और ये उंगली उसकी तरफ जानी चाहिए जो दिलबर नेगी के परिवार की मदद करने पहुंच गया, जो अंकित शर्मा के परिवार के साथ खड़ा है, जो दिनेश खटीक के परिवार के साथ खड़ा है, तो उठाइए उंगली, क्योंकि तब ये उंगलियां, ये गालियां, ये मेडल है मेरी छाती पे और इसे मैं गर्व से धारण करता हूँ। बात सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि बात ऐसी भी है, क्योंकि 23, 24, 25, 26 फरवरी हम भी वहाँ रिपोर्ट कर रहे थे, हमने भी देखा, लेकिन जिससे भी आज भी बात करते हैं तो वो कहता है कि ये जो दंगे थे वो कपिल मिश्रा ने भड़काए। अब इतना भी नहीं हो सकता। आप जो बात कह रहे हैं कि जो नाम आपने लिए बाकायदा वो एक पूरी एक कौम के नाम लिए, आपने किसी दूसरी कौम का उसका जिक्र ही नहीं किया। आप ये मान रहे हैं कि क्या जो हमेशा हिंदू खतरे में है, ये डर में जी रहे हैं, खौफ में जी रहे हैं, तो इस देश की आबादी 140 करोड़ है और 15% लोगों की वजह से हम लोग खौफ में, आप और मैं डर में जी रहे हैं। क्या आपने मेरा कोई बयान देखा उस पूरे दौरान जिसमें मैंने ये कहा हो कि हिंदू खतरे में है? मैंने ये कहा कि सड़क बंद है, सड़क खोलिए। सड़क मुसलमान की भी बनती, सड़क हिंदू की भी बनती। बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, बच्चों को स्कूल जाने का हक है। सड़क खुलेगी तो क्या खाली हिंदू का बच्चा स्कूल जाएगा, मुसलमान का बच्चा खुली सड़क से स्कूल नहीं जाएगा? एम्बुलेंस अगर निकलेगी तो खाली हिंदू मरीज जाएगा क्या, मुसलमान मरीज नहीं जाएगा क्या? दफ्तर अगर बंद हो गए तो दफ्तरों में खाली हिंदू काम कर रहे थे क्या? दुकानें बंद थी तो खाली हिंदू का नुकसान किसका हो रहा था? ये सड़क बंद करने की राजनीति आ कैसे गई देश की राजधानी के बीचों बीच? ये कौन सा कल्चर है कि आप महीनों तक किसी इलाके की नाकेबंदी कर देंगे, सड़कें बंद करके बैठ जाएंगे, वो भी किस मुद्दे पर, जिस मुद्दे का आपसे कोई लेना देना नहीं था? और उसके बाद मैं फिर से कहता हूँ, आप दिल्ली दंगों की चार्जशीट पढ़िए, दिल्ली दंगों की जांच में कोर्ट की टिप्पणियाँ पढ़िए, हाई कोर्ट की टिप्पणी क्या है, कड़कड़डूमा कोर्ट की टिप्पणी क्या है, उनको गंभीरता से पढ़िए। किस प्रकार की तैयारी की गई, महीनों की तैयारी। जो हमारे कांस्टेबल रतनलाल जी की हत्या हुई चांदबाग में और डीसीपी अमित शर्मा जी को लगभग मार दिया गया था, ईश्वर ने उनकी रक्षा की, वो दोनों की हत्या किस तरीके से करने की कोशिश की गई, जिसमें रतनलाल जी को तो हमने खो ही दिया, उसको आप अगर पढ़िए तो उस पूरे घटनाक्रम की तैयारी तो 15 दिन पहले से की जा रही थी चांदबाग में, जिसकी मीटिंग की गई थी, और उस मीटिंग में कौन कौन लोग मौजूद थे वो वहाँ चार्जशीट में लिखा है। तो क्या उन्हें 15 दिन पहले पता था कि मैं वहाँ सड़क खुलवाने के लिए जाऊँगा? जो पत्थर इकट्ठे किए गए, सीसीटीवी कैमरे जो तोड़ दिए गए पहले से, वो प्रॉपर ट्रेनिंग थी, गाड़ियों को आग लगाने की ट्रेनिंग थी। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि कई लोग ना वो 2020 के घटनाक्रम को आगे बढ़ के देखना ही नहीं चाहते कि पीछे मुड़ के सबूत क्या मिले, तथ्य क्या मिले, गवाहों ने क्या बोला, कोर्ट में क्या हुआ, आज किसके खिलाफ एफआईआर है, किसके खिलाफ एफआईआर नहीं है। तो मेरे खिलाफ तो देश की ऐसी कोई अदालत नहीं है ना जहाँ पर नई लोगों ने जाकर बोला, जो लोग चाहते थे कि ये सारा जो ठीकरा है ये कपिल मिश्रा के सर पे फोड़ दिया जाए क्योंकि उसकी हिम्मत कैसे हुई सड़क खुलवाने की बात करने की। लेकिन क्या किसी भी देश की अदालत में कोई एक भी व्यक्ति साबित कर पाया कि कपिल मिश्रा का गुनाह क्या था, अपराध क्या था? और आप बोल रहे हो कि जो जेल में है, जो चार्जशीटेड है, जिसकी छत पर बम है, जिसके वीडियो रिकॉर्डेड है कैमरे तोड़ते हुए, पत्थर चलाते हुए, लोगों को मारते हुए, गाड़ियां जलाते हुए, उसको तो नज़रअंदाज कर दिया जाए। और एक व्यक्ति जो बस इतना बोल के आया कि भाई हमारी सड़क खोल दो, हमारे बच्चों को स्कूल में जाना है, उसको आप उस पूरे विभाजन का जिम्मेदार ठहराएं। तो फिर से मैं कहता हूँ, ठहराइए जिम्मेदार, लेकिन ये गालियां मेडल की तरह ही स्वीकार करूंगा, इसको, इन आरोपों को इसके आगे सिर नहीं झुकाऊंगा। आज से 7 साल पहले आपने एक ट्वीट किया था, उसमें आपने लिखा था कि क्या भारत के जो प्रधानमंत्री हैं पीएम नरेंद्र मोदी आईएसआई के एजेंट हैं? और जैसे कि उसमें आपने आगे लिखा था कि वो लगातार भारत विरोधी चीज़ों के आगे झुकते चले जा रहे हैं, फिर बाद में आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो क्या इस सवाल का आपको जवाब मिल गया था? हाँ, मेरे को बिल्कुल इस सवाल और ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब मिले, और मैं इसीलिए बार बार ये बात कहता हूँ कि शायद राजनीति में अगर दिल बड़ा कैसे होता है किसी राजनेता का, और स्वीकार कैसे किया जाता है अपने धुर विरोधियों को भी, अपना कैसे बनाया जाता है, वो अगर किसी को राजनीति में सीखना चाहिए तो मोदी जी से सीखना चाहिए। और मैं ये भी बात मानता हूँ कि इस देश में इस प्रकार के उदाहरण बहुत कम मिलेंगे कि जब बिल्कुल धुर विरोधी भी कुछ समय के बाद ये देखता है कि शायद जो बोला गया वो राजनीति के तहत तो बोल दिया गया, लेकिन सामान्य मानव की समझ के हिसाब से ठीक नहीं था।
और उस प्रकार के सवालों के जवाब भी मिल गए। और इसीलिए ये जो पूरा दौर पिछले 7 साल का 8 साल का था, 2017 में जब आम आदमी पार्टी से मेरी लड़ाई हुई, मैं वहाँ से अलग हुआ, उसके बाद 2019 में जब मैंने भाजपा ज्वाइन की, और उसके बाद अब जब मैं दिल्ली भाजपा का उपाध्यक्ष हूँ, मैं ये बात कई लोगों को इन सवालों का जवाब भी दिया, कई बार इस बारे में चर्चा भी हुई। तो मैं ये कहता हूँ कि शायद ये सवाल उठाने के साथ साथ ये भी देखो कि किसी आदमी का दिल कितना बड़ा हो सकता है कि अपने धुर विरोधियों को भी अपना बना रहा है। और इसीलिए हर साल चुनाव के साथ न केवल वोट प्रतिशत बढ़ रहा है बल्कि सीटें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि शायद ऐसे लोग जो पहले वोट नहीं देते थे, ऐसे लोग जो पहले विरोध में खड़े थे, उनका भी हृदय परिवर्तन हो रहा है। और उनमें से एक निश्चित मैं हूँ, जो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ इस बात के लिए कि राजनीति में बिल्कुल विरोध में खड़े होने के बाद भी न केवल स्वीकार किया गया बल्कि सम्मान के साथ ऐसी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ दी गई, और उस प्रकार की कोई ग्लानि का भाव कभी आने नहीं दिया गया। ये कोई बहुत बड़े दिल का इंसान ही कर सकता है। कपिल जी, आप लगातार जो हिंदू इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, आज तो आप कर रहे हैं उसकी बात। हाँ, आप अभी भी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ लगातार कर रहे हैं। और अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी पीडीए का मुद्दा उठा रही है इस समय। उनके एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने ताज़ा बयान कल दिया कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ये सिर्फ एक धोखा है, और जो हिंदू धर्म नहीं है वो एक ब्राह्मण धर्म है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान को बहुत ज़्यादा टिप्पणी के लायक नहीं समझता। वो उनकी एक खुद को रेलिवेंट साबित करने की, लगातार खबर में बने रहने की उनकी एक बेचैनी है, और मुझे लगता है कि उनको इस बारे में अपने परिवार में बात करनी चाहिए। उनके परिवार के कुछ सदस्यों से अगर वो बात कर लें तो शायद परिवार के अंदर ही ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। तो सार्वजनिक मंच पे आने से पहले मुझे लगता है अपने परिवार में अपने विचार के प्रति सहमति बनाएंगे, तो उसके बाद हम लोग उनकी बातों को गंभीरता से लेंगे। 2019 में आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ के अपने साथ साथ महिला विंग की जो अध्यक्ष हैं ऋचा पांडे, उनको लेकर बीजेपी में आप शामिल हुए थे। तब बीजेपी ने आपको पर जिम्मेदारी दी थी। अगले साल विधानसभा चुनाव आपने मॉडल टाउन से लड़ा, हालांकि आप हार गए, लेकिन उसके बाद 4 साल का लंबा इंतज़ार आपको करना पड़ा। जो लंबा इंतज़ार आपको करना पड़ा, ये आखिर क्यों करना पड़ा? 4 साल किसी चीज़ का प्रतीक्षा नहीं थी, 4 साल का एक मिशन था। और मेरे को लगता है कि उपाध्यक्ष का जो जिम्मेदारी दी गई है वो उसी की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, और भाजपा में संगठन की जिम्मेदारी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सोच समझ कर दी जाती है, लंबी प्रक्रिया के तहत दी जाती है, कोई बहुत आसानी से नहीं दी जाती है। तो मैंने सबसे पहले जो कैंपेन चलाया था वो कैंपेन था पिछले लोकसभा चुनाव में 7 सीटें मोदी को, जो एक बड़ा कैंपेन था। दिल्ली पे फोकस करके हम लोगों ने उसका कैंपेन किया था। वो डिजिटल और ऑन ग्राउंड दोनों कैंपेन का कॉम्बिनेशन था। उसमें आपने देखा होगा विवेक ओबेरॉय जी, तेजस्वी सूर्या, हम सब लोगों ने मिलकर दिल्ली फोकस एक बड़ा कैंपेन चलाया था। वो पहला कैंपेन था मेरा भारतीय जनता पार्टी में। और उसके बाद गुजरात चुनाव के दौरान एक बड़ा कैंपेन प्री इलेक्शन और ड्यूरिंग इलेक्शन वो कैंपेन हुआ। दिल्ली नगर निगम उसके बीच में ही था जिसकी आपने बात की, जिसमें मैंने इलेक्शन से पहले 100 जनसभाएं की थी। और ये जो 51 जनसभाओं की आप बात कर रहे हैं वो जब आचार संहिता लग चुकी थी उसके बाद की है, जिसमें से हमने 42 वार्ड जीते। और वो बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए भी वो एक गर्व का अनुभव है कि वो एक ऐसा रिजल्ट था जो जिसकी चर्चा आज आप भी कर रहे हैं और बाकी लोग भी उसको देखते हैं। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में कुछ अभियान मैं चला रहा हूँ। तो अलग अलग जिम्मेदारी लगातार थी, लेकिन दिल्ली फोकस्ड एक जिम्मेदारी ज़रूर अभी मिली है, और उसमें अभी बहुत कुछ हम लोगों को करना है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से दिल्ली की जनता के साथ जो धोखा किया है, या जो दिल्ली को एक कलह में, नेगेटिविटी में डाल दिया है, उसका समाधान करने की तरफ आगे बढ़ना है। अभी विधानसभा चुनाव दिल्ली के दूर है, 2025 में विधानसभा चुनाव आना है। और मैं ये कह सकता हूँ पूरे भरोसे के साथ कि भाजपा इस बार लीडर के साथ, फेस के साथ और एजेंडा के साथ जनता के बीच में जाने को तैयार है। और अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली में जो भी उनका कार्यकाल था वो अब अपने आखिरी दौर में है। कपिल मिश्रा जी, मेरा एक सवाल है। बीजेपी के नेता अक्सर आज़ादी को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, जिन्होंने कल एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 1977 में हमें आज़ादी मिली। उन्होंने जेपी का जिक्र करते हुए कहा कि संपूर्ण आज़ादी आप 1977 से मानिए। आप क्या मानते हैं कि देश को आज़ादी कब मिली? इसके पहले कुछ बॉलीवुड के भी स्टार हैं जिनका बीजेपी की तरफ थोड़ा झुकाव रहा है। उन्होंने भी 2014 कहा था कि हमें 2014 में आज़ादी मिली, कंगना रनौत ने कहा था। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। नहीं, देखिए, बहुत ये तो भावों का सवाल है, किसी का भाव कैसा है। एक तो बड़ी क्लियर ट्रांसफ़र ऑफ पावर बोले, स्वाधीनता बोले, आज़ादी बोले, जब यूनियन जैक उतर गया और तिरंगा लहरा गया, वो मिडनाइट 14 अगस्त और 15 अगस्त के रात।
विभाजन के दर्द के बीच में, विभाजन की पीड़ा के बीच में, हज़ारों लोगों के मृत्यु के बीच में, लेकिन अपने हाथ में, भारत के लोगों के हाथ में भारत की सत्ता आएगी, अपना संविधान बनाएंगे और देश को अपने हिसाब से चलाएंगे। वही स्वाधीनता दिवस है, वही आज़ादी का दिन है, उसी का सेलिब्रेशन है 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से और पूरे देश में जो किया जाता है। लेकिन जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं वो कोई छोटे विषय नहीं है। वो है कि एक राष्ट्र क्या खाली सत्ता के हस्तांतरण को आज़ादी मानता है, या फिर अपने को व्यक्त करने की पूरी स्वाधीनता उनको मिल गई क्या? खुद के संस्कारों को, सभ्यता को, परंपराओं को गर्व के साथ धारण करने की स्वाधीनता मिल गई क्या? जो झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा था उस झूठे इतिहास से मुक्ति मिल गई क्या? कुंठा का जो भाव सिखाया जा रहा था उस भाव को तोड़कर एक स्वाभिमान के साथ उठ के खड़ा होने वाला भारत अपनी क्षमताओं के साथ वैसे राष्ट्र के रूप में बन गया क्या? तो उस चश्मे से जब लोग देखते हैं तो उनको अलग अलग पड़ाव नज़र आते हैं कि हाँ ये एक पड़ाव था, ये एक पड़ाव था। कुछ लोगों को उसमें ये संपूर्ण क्रांति आंदोलन आज़ादी का एक बड़ा पड़ाव दिखता है कि लोगों ने एक परिवार की जंजीरों को तोड़ के लड़ने का साहस किया। कुछ लोगों को उसमें 2014 का जो बड़ा परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन है, वो एक स्वाधीनता का प्रतीक दिखता है कि एक पारिवारिक राजनीति का शायद पूर्ण रूप से अंत होने का प्रतीक 2014 को मान सकते हैं। कुछ लोग उसमें राम मंदिर निर्माण को स्वाधीनता के प्रतीक के तौर पे देखते हैं। लेकिन भारत की आज़ादी का दिन 15 अगस्त 1947 है और मुझे लगता है इनमें से कोई भी व्यक्ति उसको डिनाई करके अपनी बात नहीं कहता है। एक आप दिल्ली में हैं जो लगातार हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदुओं की बात कर रहे हैं। बिहार में भी दो नेता हैं, चाहे वो गिरिराज सिंह हो या फिर अश्विनी चौबे हो, ये लोग भी लगातार बात करते हैं। लेकिन बिहार में कई बार ऐसा लगा कि अब दंगे हो गए हैं, माहौल ख़राब हुआ है, लेकिन वहाँ ऐसा लगता है कि ये नीति जो थी वो सक्सेस नहीं हो पाई। लालू और नीतीश के सामने बीजेपी के चाहे जितने भी नेता गए हो, हर जगह गए हो, लेकिन ये बहुत सक्सेस नहीं हुआ। मतलब वहाँ हिंदुत्व का एजेंडा फेल हुआ है नीतीश कुमार और लालू यादव के सामने, चाहे नीतीश साथ में भी आपके रहें या चाहे बाहर भी। देखिए, सबसे पहले तो जहाँ से आपने सवाल शुरू किया, मैं खाली हिंदुत्व की बात नहीं करता, आप मेरी खाली हिंदुत्व की बात दिखाते हो, और जो बात मैं करता हूँ उस पर मैं आपको, क्योंकि मैं इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। इसका बैकग्राउंड ये है कि मेरे जो पूरा कैंपेन की शुरुआत है या मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत है या आंदोलनकारी के रूप में जीवन की शुरुआत है, वो जैसिका लाल हत्याकांड के समय से हुई, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। और जैसिका लाल हत्याकांड के खिलाफ जो पूरा स्ट्रीट प्रोटेस्ट हुआ, शायद वो ऐतिहासिक स्ट्रीट प्रोटेस्ट था। आज तो कैंडल लाइट विजिल एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन देश में पहली बार कैंडल लाइट लेके लोग सड़कों पर निकलेंगे, न्यायालय के फैसले को दोबारा ओपन करवाएंगे केस को, वो पहली बार हुआ। उस प्रोटेस्ट को शुरू करने वाले लोगों में से एक मैं था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दूसरा, आरटीआई के ऊपर मैंने बड़ा काम किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को आरटीआई के माध्यम से आंसर शीट मिले, उसका आंदोलन चलाया। कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाफ सबसे मुखर चेहरों में से एक मैं रहा था। मैंने एक किताब लिखी थी, इट्स कॉमन वर्सेस वेल्थ। दिल्ली की विधानसभा के अंदर घुस के शीला दीक्षित के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया, अरेस्ट भी हुआ था। और वो कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन वगैरह, उसके बाद यमुना नदी को लेकर मेरा लगभग 20 साल का काम है, यमुना के सफाई, संरक्षण और उसके ऊपर अतिक्रमण से मुक्ति का। आज भी पूरी दिल्ली में अगर यमुना कहीं साफ़ है तो खाली हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी करावल नगर में आप देखो, वहाँ बिल्कुल शीशे की तरह चमचमाती हुई नदी बह रही है। कोई मानेगा नहीं कि दिल्ली में बह रही है ऐसी नदी। वहाँ कायाकिंग और रोइंग जैसे इवेंट हो रहे हैं, जहाँ के बच्चे निकल के ग्लोबल इवेंट्स में जा रहे हैं। दिल्ली के बच्चे वाटर स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, वो हम लोग उसको चला रहे हैं, जुड़े हुए हैं उससे। तो ऐसे बहुत सारे पक्ष हैं मेरे कार्य के, दिल्ली के पोल्यूशन को लेकर, एयर पोल्यूशन को लेकर। लेकिन क्या है कि मीडिया में वो चर्चाएं कम होती है। मीडिया में खाली चर्चा तब होती है जब लगता है कि ये किसी परिवार की मदद करने पहुंचा है, क्या दिलबर नेगी की बहन के साथ राखी मना रहा है, तो वो थोड़ा चर्चा में ज़्यादा आता है। तो खाली वो फोकस नहीं है मैं, और इसीलिए जब कुछ इस प्रकार की जिम्मेदारी मिलती है तो लोगों को लगता है खाली इसलिए मिली होगी, लेकिन तब वो भूल जाते हैं कि इसके सतत बहुत सारे और चीज़ें चल रही हैं। दिल्ली के डीटीसी ड्राइवर्स के साथ, कंडक्टर्स के साथ लगभग 2 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनके हर आंदोलन के साथ। दिल्ली के होम गार्ड्स के साथ अगर कोई लगातार संवाद में है तो वो संवाद में मैं हूँ। तो इस प्रकार की चीज़ों को कई बार मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये टीआरपी की रेस में कई बार दब जाती हैं। जहाँ तक आपने बिहार की बात की, तो बिहार का राष्ट्रवाद वो तो किसी के ठप्पे की उसको आवश्यकता नहीं है, प्रमाणित है, प्रामाणिक है, प्रमाणित राष्ट्रवाद है बिहार के युवाओं का, बिहार की जनता का। राजनीतिक इक्वेशन क्या बनती है, उस वक्त के समीकरण क्या बनते हैं, कौन किसके साथ जाके बैठ जाता है, ये हर एक चुनाव का अलग अलग विषय हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज भी किए लोगों ने, कभी इधर गए कभी उधर गए, बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन अगर कोई बोले कि क्या बिहार में धर्म की स्वीकार्यता नहीं है, क्या राष्ट्रवाद की स्वीकार्यता नहीं है, तो मैं इस बात को नहीं मानूंगा। मुझे लगता है प्रखरता के साथ राष्ट्रवाद बिहार की रगों में दौड़ता है
और उसी राष्ट्रवाद की आवाज़ को कई बार कुछ लोग राजनीतिक आवाज़ भी देने की कोशिश करते हैं। और क्या वो वोट के लिए करते हैं, क्या वो वोट में कन्वर्ट होगा? लेकिन देशद्रोह तो वहाँ कभी भी वोट में कन्वर्ट नहीं होगा। वो हमने कन्हैया कुमार की हालत देख के जान लिया। तो वहाँ पे टुकड़े टुकड़े की राजनीति तो बिहार में नहीं चलेगी। ये कन्हैया कुमार से बड़ा तो कोई फेस नहीं हो सकता उसका, जो वहाँ पे गए, एक्सपेरिमेंट भी किया गया लेकिन सफल नहीं हुआ। तो बिहार की रगों में देशभक्ति है और इसके ऊपर मुझे लगता है कि ये राजनीति से ऊपर का विषय है। चलिए, जैसे आपने कहा कि आप एक ही पक्ष दिखाते हैं, मुझे याद है जब आप आम आदमी पार्टी में थे तो अक्सर अपनी जनसभाओं में या आम पहनावे के तौर पर आप पैंट और शर्ट बड़े आराम से पहनते थे, लेकिन अब लगता है कि पार्टी बदली तो कुर्ता और भगवा गमछा भी है। नहीं, जीन्स मैंने आज भी पहनी है तो ये पजामा मैं पहनता ज़रूर हूँ, पर मैं एक्चुअल में जीन्स में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। कुर्ता और जीन्स, कुर्ता और शर्ट, और ये गमछा आज भगवा है क्योंकि मेरे को लगा कि शायद आपका जो बैकग्राउंड है ये वाइट है, तो वाइट भगवा पहन के आऊँगा तो कुछ मिक्स हो जाएगा लेकिन ये शान से है, ये शान से है और मुझे लगता है कि इसमें किसी को शर्म भी नहीं महसूस होनी चाहिए, गर्व के साथ धारण करना चाहिए। तो लेकिन मेरी कोई ड्रेस सेंस चेंज हो गया ऐसा भी नहीं है और मेरा विचार भी नहीं बदला है। मैं आम आदमी पार्टी में भी उन्हीं मुद्दों पे लड़ रहा था। अगर आपको ध्यान हो तो दिल्ली के प्रगति मैदान में मैं जब टूरिज़्म मिनिस्टर था और महबूबा मुफ्ती उस वक्त वहाँ पर आई थी और एजेंडा था टूरिज़्म का, तब आम आदमी पार्टी का मंत्री होते हुए मैंने महबूबा मुफ्ती से सवाल किया था कि अगर आप बुरहान वानी को अपना भाई बोलोगे तो टेररिज्म और टूरिज़्म एक साथ नहीं चल पाएगा। और महबूबा मुफ्ती वहीं पर रोने लग गई थी। तो तब मैं भाजपा का नहीं था, मैं आम आदमी पार्टी का मंत्री था और तब भी मैंने महबूबा मुफ्ती से लाइव कैमरों के सामने मंच पर यह सवाल पूछा था। जब NIT श्रीनगर में तिरंगा के लिए कुछ बच्चों को रोक दिया गया था तिरंगा फहराने से, मैं आम आदमी पार्टी में था और मैं श्रीनगर गया था वहाँ पर तिरंगा लेकर NIT श्रीनगर में। तो मैं नहीं बदला हूँ, मैं नहीं बदला, लेकिन जो लोग उस वक्त राष्ट्र की बात करते थे, देश की बात करते थे, भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करते थे, वो बदल गए। कपिल मिश्रा आज भी वहीं खड़ा हुआ है। सो कॉल्ड ईमानदार आम आदमी पार्टी से कट्टर हिंदुत्व वाली पार्टी में BJP, क्या ट्रांसफॉर्म आपने महसूस किया? जैसे सर ने अभी कहा कि कपड़ों में भी बदलाव हुआ है, और क्या बदलाव हुए हैं? नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने जो करने का वादा किया था वो मोदी जी सच में कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कहती थी भ्रष्टाचारियों पर केस करेंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे, भ्रष्टाचार से लड़ेंगे। तो आज देश में ये काम किसकी सरकार कर रही है? आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार से लड़ने की जिस व्यवस्था की बात करते थे, अभी जो CRPC और IPC में बदलाव हुआ, कायदे से इन्हीं कानूनों को बदल दिया जाए, उसके लिए आम आदमी पार्टी या इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन चलता था। लेकिन आज उनको इतना भी लिहाज नहीं हुआ कि वो इसका स्वागत भी करते सामने खड़े होकर कि एक ऐसा बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन किया जा रहा है कानून व्यवस्था में, जिसके लिए पूरा आंदोलन खड़ा किया गया था, जिसकी लड़ाई की बात की जाती थी, भ्रष्टाचार से लड़ने की बात की जाती थी। और मेरे को वो दिन भी याद है जिस दिन आम आदमी पार्टी बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इसकी घोषणा की गई। तब मंच के सामने वाली पंक्ति में नीचे ज़मीन पर मैं बैठा था और 51 नेताओं की एक लिस्ट जारी की गई थी कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व इन 51 नेताओं को राजनीति से बाहर करने के लिए। उन 51 नेताओं की लिस्ट में जो जो नाम थे, चाहे वो शरद पवार जी का नाम हो, चाहे वो अखिलेश यादव का नाम हो, चाहे वो मायावती जी का नाम हो, चाहे वो अपने A राजा का नाम हो, किसी का भी नाम हो, वही दिन हमने देखा कि उन्हीं के साथ मंच पर हमारा बोना भी हाथ पकड़ के खड़ा हुआ है। तो आपने कहा क्या और आप कर क्या रहे हो? ये वैसी बात हो गई कि अगर भारतीय जनता पार्टी कभी खड़े होकर कहती कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाएंगे या कश्मीर में 370 लागू करेंगे, यानी कि जो कहा उसका ठीक उल्टा। ये आम आदमी पार्टी का चरित्र बन गया, जो कहा उसका ठीक उल्टा। ये भाजपा में नहीं होता। कम से कम जिस चीज़ को मैंने महसूस किया विरोधी के तौर पर भी और कार्यकर्ता के तौर पर भी, कि जो कह रहे हैं उस डायरेक्शन में चल रहे हैं, उसको डिलीवर कर रहे हैं, 360 डिग्री टर्न नहीं हो रहा। ये फ़र्क मैंने महसूस किया है। कपिल भाई, आपने अभी बौना शब्द का इस्तेमाल किया, मुझे इस पर आपत्ति है और बेसिकली मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको इस पर आपत्ति नहीं है कि आप बॉडी शेमिंग कर रहे हैं? नहीं, मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा, मैं राजनीतिक कद की बात कर रहा हूँ। नहीं तो ये बौना, पतला, दुबला, मोटा, ये बॉडी शेमिंग में? बिल्कुल ठीक है, आपकी आपत्ति को स्वीकार करता हूँ और ये साथ में कहना चाहता हूँ कि ये राजनीतिक कद और राजनीतिक सोच के छोटेपन की मैंने बात की और इसीलिए मैं विचारधारा की बात कर रहा था। जब मैंने ये बोला, मैं किसी व्यक्तियों के कदों की लंबाई की चौड़ाई की बात नहीं कर रहा था, लेकिन राजनीतिक सोच कितनी छोटी, कितनी संकीर्ण, कितनी घुटी हुई कि आप बोल कुछ रहे थे और कर कुछ रहे थे। कैसे कोई व्यक्ति जिसने ये कहा हो कि मैं राजनीति में आई इसलिए रहा हूँ कि मैं शरद पवार जी को राजनीति से हटा दूंगा, वो एक दिन शरद पवार जी को मीडिएटर बना के शीला दीक्षित जी से गठबंधन करने के लिए बैठा हुआ था। इससे छोटापन, इसको छोटा ही बोलेंगे, अब इसको बड़ा तो नहीं बोल पाऊंगा मैं।
ये छोटापन है, ये संकीर्णता है, ये विचारों का बोनापन भी है, राजनीति का बोनापन भी है, और ये जनता को बेवकूफ़ समझने की राजनीति है। इस राजनीति के बोनेपन के खिलाफ मैंने बोला है, किसी व्यक्ति के कद के खिलाफ नहीं बोला। कद हो सकता है उनका वैसे भी सामान्य कद है, उसको छोटे कद में तो कोई सामान्य व्यक्ति भी नहीं डालेगा, लेकिन राजनीतिक सोच और दिल बहुत छोटा है। कपिल जी, ये बात तो आपके बारे में भी कही जा सकती है ना। एक इंसान जो नरेंद्र मोदी के बारे में एक दिन ये बात कहता था, आज नरेंद्र मोदी की पार्टी में एक पद लेके बैठा हुआ है। बिल्कुल मेरे बारे में कही जा सकती है, और कहते भी हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, इसीलिए और मैं उनकी बातों को जैसे वहाँ पर लेकिन आप इसे दरिया दिली बता देते हैं और वहाँ पर आप उसे अवसरवादिता बता देते हैं। मैं मोदी जी की दरिया दिली बता रहा हूँ, अपनी नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं तो आपकी इस बात को स्वीकार करता हूँ कि शायद मेरे को भाजपा में आज जो स्नेह मिला है, जो स्वीकार्यता मिली है, ये किसी भी अन्य पार्टी में संभव ही नहीं थी, क्योंकि मैं राजनीति में धुरविरोध के मोड़ पर खड़ा होकर वापस आया हूँ। तो इसीलिए मैं तो आपकी इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि अगर किसी भी और चश्मे से देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये भी बोलेंगे कि ये क्या हो गया। लेकिन अगर आप मेरे पक्ष में, क्योंकि आज आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो मेरा पक्ष जानने की कोशिश करेंगे, तो मेरा पक्ष यही है कि मैं तो वहीं खड़ा था, लेकिन मैं जिन लोगों पर भरोसा करके खड़ा था वो बदल गए। मैं तो सोच रहा था ये भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, ये हम तो भारत माता की जय के नारे लगाते थे, भ्रष्टाचार से लड़ते थे और भ्रष्टाचार से लड़ने की बातें करते थे। लेकिन आज दिल्ली जहाँ पहुँच गई, इसी दिल्ली में पला बढ़ा हूँ, इसी दिल्ली में मेरी स्कूलिंग है, इसी दिल्ली की गलियों में घूमा हूँ। मुझे लगता है कि दिल्ली के किसी भी बच्चे को, दिल्ली के बेटी को, दिल्ली के बेटे को ये कहीं ना कहीं मन में ये संकल्प लेना ही होगा कि इनसे तो लड़ना ही है, इसको तो हटाना ही है दिल्ली से। उस जंग का एक हिस्सा है। तो मैं तो आपकी एक एक बात को स्वीकार करता हूँ, मैं तो उसको काट ही नहीं रहा। और ये एक असंभव सा कार्य है जो भारतीय जनता पार्टी मेरी स्वीकार्यता है, ये शायद किसी भी और दल में कभी नहीं होती। कपिल जी, मेरा सवाल छत्तीसगढ़ को लेकर है कि छत्तीसगढ़ में अभी इलेक्शन होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव लड़ेगी और दमखम से लड़ेगी। तो क्या अगर इस बार वो वहाँ पर चुनाव लड़ती है तो क्या कोई खाता खोल पाएगी? और अगर वहाँ पर वो चुनाव लड़ रहे हैं पूरे दमखम से, तो क्या बीजेपी को कोई नुकसान पहुँचा पाएंगे, या फिर अगर नहीं तो क्या कांग्रेस, या फिर दोनों को ही? नहीं, देखिए, मेरे को ये लगता है छत्तीसगढ़ हो या कोई भी अन्य राज्य हो, वहाँ पे आपको राजनीति करने के लिए पहले वहाँ की जनता से जुड़ना होगा, वहाँ के मुद्दों को समझना होगा। वहाँ के चाहे आदिवासी समाज हो, उसकी पीड़ा क्या, आपने उसकी पीड़ा उठाई क्या कभी? क्या आप उसके बीच में गए, या जिस राज्य में चुनाव आ रहा हो वहाँ पे ठेला लेके पहुँच गए और उधर अपना 2-4 दिन रैली किया, 2-4 टिकट इधर उधर किया और उसके बाद उधर से वापस आ गए? तो ये चुनावी माहौल में जाके छोटी सी दुकान लगाना, उसमें थोड़ा माल बेचने की कोशिश करना, कुछ माल खरीदने की कोशिश करना और उधर से वापस आ जाना, ये हमने उत्तराखंड में देखा, यही हमने गुजरात में देखा। वही छोटा सा ट्रेलर है, वो चलता रहेगा, ठेला है, वो राजनीति नहीं है, बुनियाद नहीं है, वो पहिया है, वो जिधर चुनाव होगा उधर जाएगा, उधर भाषण करके वापस आएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में पिछले 4 साल में, 5 साल में, 2 साल में, 1 साल में वहाँ के पीड़ा को लेकर, वहाँ की जनता को लेकर, मुझे तो नहीं लगता, और आप तो उसको बहुत क्लोजली छत्तीसगढ़ की राजनीति को देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो उससे जुड़ पाए हैं, वहाँ की जनता के दर्द से नहीं जुड़े। आप जिसे ठेला बता रहे हैं, वो देश में ऐसी पार्टी है जो 2 राज्यों में सरकार चला रही है, ऐसी तीसरी पार्टी है देश की, और राष्ट्रीय पार्टी में भी आ चुकी है पिछले 10 साल में ही। सिर्फ इतनी तेज़ी से प्रगति करना, वो गुजरात में भी वोट शेयर लेती है। तो आप इससे ठेला बता रहे हैं, लेकिन उसकी जो विस्तारिता है वो तो हमें देखनी चाहिए। जहां आप बात करेंगे तो फिर वो भी आपको एक एग्जांपल दे देंगे कि साहब 84 में आप पर 2 सीटें थी, आज आप 303 पर घूम रहे हैं, तो वो भी तो आपको देखना चाहिए। मैंने ठेला क्यों बताया? मैंने ठेला इसलिए बताया, और मैंने 2 उदाहरण दिए, गुजरात और उत्तराखंड। गुजरात के चुनाव में बहुत बड़ा चुनाव लड़ा, कुछ वोट भी मिला जैसा कि आप कह रहे हैं। आज कहाँ है? आज क्या कोई गुजरात गया? किसी ने गुजरात के लोगों से पूछा, जिन्होंने उनका वोट दिया, उनको फ़ोन करके भी पूछा तुम्हारा हाल चाल क्या है? जो तुम्हारे जीत के भी आ गए, कभी उनका फ़ोन उठाया? आप पूछना गुजरात के जीते हुए एमएलए से कि उनका दिल्ली में फ़ोन भी उठ रहा है क्या? कोई पूछ रहा है कि उनको बुला के कि तुम्हारा आज हाल क्या है, तुम आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े, जो चुनाव लड़े, जिनको टिकट मिला? मेरे पास आते कई लोगों के फ़ोन। उत्तराखंड में कितना बड़ा चुनाव लड़ा, वो कर्नल साहब को लीडरशिप, वो सीएम कैंडिडेट बनाया कर्नल। आज मैं कहता हूँ आप कर्नल साहब को बुलाओ ना यहाँ पे, पूछो कर्नल साहब से कि आपको चुनाव जिस दिन खत्म हुआ, वोट डलने 5 बजे वोटिंग खत्म हुआ, 5:30 बजे के बाद आपका फ़ोन उठाया गया किसी ने? जितने लोगों को उन्होंने टिकट दिया उत्तराखंड में, किसी का फ़ोन उठाया गया, किसी से बात की पूछे मुड़ के कि तुम्हारा आज कोई दर्द है? तो इसीलिए मैं ठेला बोल रहा हूँ, क्योंकि पार्टी होती तो एक चुनाव लड़ने के बाद गायब नहीं होती है, फॉलो अप करते, अपनी लीडरशिप डेवलप करते, जनता के बीच में जुड़े रहते। कहीं पर वोट मिलता, कहीं नहीं मिलता, कहीं जीतते, कहीं हारते, लेकिन छोड़ दिया मरने के लिए लोगों को। चुनाव तो 2014 में पूरे देश में लड़ा था, 2019 में ही पूरे देश में लड़ा था, छत्तीसगढ़ में भी लड़ा था लोकसभा चुनाव। जो छत्तीसगढ़ में लोकसभा लड़ा भाई, अभी उनसे पूछना कि पिछले 5 साल में तुम्हारे को किसी ने पूछा बुलाकर कि क्या हो रहा है? अभी नई खेती खड़ी करने की कोशिश की जा रही है,
तभी इसीलिए मैं ठेला बोल रहा हूँ, एक बार का माल बेचा फिर दोबारा आचार संहिता लगाने पर ठेला लेके आएंगे। एक राजनीतिक पार्टी की जो जमीन होती है, गठबंधन कार्यकर्ता की पीठ पे जो हाथ होता है, उसका दर्द समझना जो होता है वो गायब है। हिमाचल और कर्नाटक के चुनावों में बखूबी देखी जिस तरीके से बीजेपी में जिन लोगों को टिकट नहीं मिला उन्होंने वीडियो रिलीज करा और बताया कि यही साहब दर्द है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन किया लेकिन वो माने नहीं और कहा कि साहब ये चुनाव इस वजह से हारे। हाँ, लेकिन भाजपा हारने के बाद वहाँ से गायब नहीं हुई ना, आज भी है। आज हिमाचल में बाढ़ राहत में भारतीय जनता पार्टी के नेता आपको खड़े दिखेंगे। आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव लड़ा, क्या आपको दिखा कोई खड़ा हुआ? या उत्तराखंड में ये जो आपदा आई कोई दिखा क्या खड़ा हुआ? ये मैं कह रहा हूँ, चुनाव में हार जीत किसी की भी हो सकती है, लेकिन चुनाव खत्म 5 बजे वोट खत्म हुआ, 5:30 से फोन बंद, ये कोई और पार्टी नहीं करती है, इसीलिए वो ठेला है। कपिल जी, आप अरविंद केजरीवाल पर डायरेक्ट अटैक करते हैं और जब साल 2017 में आपने पार्टी छोड़ी तो आपने आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन ने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत दी और मैंने खुद देखा। लेकिन जब आरोप साबित करने की बात आई तो आपने माफ़ी मांग ली कोर्ट में, क्योंकि आप पे मानहानि का मुकदमा किया गया था और आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहा गया कि अगर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तो जेल जाएंगे। और फिर आपने माफ़ी मांग ली और कोर्ट में कहा कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड था। तो कैसे आप अरविंद केजरीवाल को हराएंगे दिल्ली में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर? क्योंकि 2022 का एमसीडी चुनाव भी आपने पूरा सत्येंद्र जैन की वीडियो पर लड़ा, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया। 2020 के विधानसभा चुनाव में आपने ये कह दिया कि ये चुनाव भारत बनाम पाकिस्तान का है और शाहीन बाग के मुद्दे पर लड़ा। तो दिल्ली में कहीं ना कहीं आपका हिंदुत्व कार्ड और भ्रष्टाचार दोनों ही कार्ड जो है वो पिटते हुए अरविंद केजरीवाल के आगे दिखाई दिए। तो कैसे आप अरविंद केजरीवाल को हराएंगे? बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा और मैं चाहता था ये सवाल यहाँ पे आए। 2017 में मैंने 3 लोगों की बात की भ्रष्टाचार की। मैंने कहा मनीष सिसोदिया भ्रष्ट है, सत्येंद्र जैन भ्रष्ट है और केजरीवाल भ्रष्ट है। इन 3 में से 2 लोग कहाँ पे हैं आज? कहाँ इन 3 में से 2 लोग? 3 में से 2 लोग जेल में हैं, बेल नहीं मिल रही, बेल नहीं मिल रही। ना लोअर कोर्ट में बेल मिली, ना हाई कोर्ट में बेल मिली, ना सुप्रीम कोर्ट में जेल मिली। सत्येंद्र जैन उसी केस में जेल में जिसमें हम लोगों ने ईडी में जाके शिकायत दर्ज कराई थी, हवाला और काले धन का और शेल कंपनी बनाने का मामला। जहाँ तक आपने कहा कि मैंने मानहानि के केस में माफ़ी मांग ली, मानहानि के केस में जांच कौन करता है? कोई जांच नहीं करता। मानहानि के केस में आपको जाकर ये साबित करना होता है कि ये घटना हुई। उसके लिए अरविंद केजरीवाल ने क्यों नहीं की मेरे पे मानहानि? सत्येंद्र जैन से क्यों करवाई? क्योंकि केजरीवाल को अपने घर की सीसीटीवी फुटेज देनी पड़ती। क्या केजरीवाल ने मेरे को छोड़ो अपने घर की सीसीटीवी फुटेज मीडिया में दी? उस दिन से लेकर आज तक उस पूरे घटनाक्रम पर कोई बयान दिया? अपने आप को तुरंत अलग कर लिया। तो घर जिसका, सीसीटीवी की फुटेज जिसके पास, सारी घटना जिसके पास, उसके बारे में आप क्या बोलोगे? आप कहाँ से कुछ उसके बारे में आगे आप क्या कहोगे जब तक कि वो व्यक्ति स्वयं आगे आके ये ना कहे कि ये बात गलत है और मैं इसे गलत साबित करूंगा? वो तो दब छुप के बैठ गए, उस दिन के बाद से मुंह खोलने को तैयार नहीं है। अपना सीसीटीवी फुटेज, और बाद में जब दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश की मारपीट का मामला सामने आया तब उसमें ये भी सामने आया कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज एडिट कराई अपने घर की। तो इसीलिए उस मामले को आप एक मानहानि के मामले के तौर पर देखिए, क्योंकि वो मानहानि का मामला था, वो भ्रष्टाचार की जांच का मामला नहीं था। भ्रष्टाचार की जांच ईडी ने की, भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई ने की, हम लोगों के द्वारा दर्ज की गई शिकायतों पे की और उसका परिणाम दिखाई दे रहा है। 3 में से 2 जेल के अंदर है, मनीष सिसोदिया भी जेल में है, सत्येंद्र जैन भी जेल में है। दूसरी बात जो आपने बोला एमसीडी का चुनाव, कि हमने सत्येंद्र जैन के वीडियो को दिखाया। सत्येंद्र जैन की विधानसभा के 3 वार्ड सत्येंद्र जैन हारे हैं। मनीष सिसोदिया की विधानसभा केवल 1 वार्ड जीते हैं 200 वोट से, बाकी सारे वार्ड वो हारे हैं। कैलाश गहलोत अपनी खुद की विधानसभा के सारे वार्ड हारे हैं। गोपाल राय 1 वार्ड जीते हैं। तो एमसीडी का चुनाव कोई एक तरफा चुनाव नहीं हुआ है, एमसीडी का चुनाव कांटे की टक्कर का चुनाव हुआ है। एमसीडी के चुनाव में केवल 3% वोट का फर्क रह गया, जो कि उससे पहले विधानसभा चुनाव में 15% वोट का फर्क था। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही 15% वोट का गैप घट के 3% वोट के गैप पर आ गया है। तो इसको आप मेरी पराजय मान सकते हैं कागज पे, मैं इसको जीत मानता हूँ। और मैं इसको ये मानता हूँ कि हम अपनी बात जनता के एक बड़े वर्ग तक पहुँचा पाए हैं। उसके आगे कैसे पहुँचाना है उसके लिए हम प्रयास करेंगे। लेकिन लोग सत्येंद्र जैन को ईमानदार नहीं कह रहे हैं सड़क पर खड़े होकर। जिन माताओं के घर शराब माफिया के कारण बर्बाद हो गए, जिनके बच्चे छोटे छोटे, बेटियां तक शराब पीने लगी, उनसे जाकर आप पूछिए कि शराब नीति का परिणाम दिल्ली में क्या हुआ है। उनके मुंह से किस प्रकार की हाय निकलती है। ये खाली कानूनी प्रक्रिया के कारण जेल में नहीं है, ये बहुत सारी माता बहनों की हाय है, उसके कारण भी जेल में है। वो भी पीड़ा दिखाई देती है। और जेल का जो वीडियो आया था वो कोई डॉक्टर वीडियो तो नहीं था ना। क्या राजनीति में आपने इससे विवश कोई वीडियो देखा है कि मंत्री जेल में मालिश करा रहा हो? उसका चुनावी परिणाम बाद में देखेंगे। मैं केवल नैतिक बात पूछता हूँ आपसे। एक मंत्री जो कि जेल का ही मंत्री है और उसको मंत्री पद से भी नहीं हटाया गया, मंत्री के दायित्व पे बैठा हुआ भी है और जेल के अंदर अपनी मालिश करवा रहा है वहाँ पे कैदियों से चुनकर। और वो कैदी कौन था आपको पता है?
जिसको मंत्री का मुख्य सेवादार बनाया गया वो कौन था? वो अपनी सगी बेटी से बलात्कार का आरोपी था। तो इससे ना लड़े, इसके खिलाफ ना बोले, इसके खिलाफ चुप हो जाए। कैसे चुप हो जाए इसके खिलाफ? इससे बड़ा भयानक अपराध क्या हो सकता है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये खाली राजनीतिक वोट की लड़ाई नहीं है। वोट की लड़ाई डेफिनेटली वोटिंग वाले दिन होगी, उस लड़ाई को लड़ेंगे और लड़के जीतेंगे भी। लेकिन ये नैतिकता की बात भी है, ये सोच की बात भी है। ये इस देश की राजनीति में मंत्री बहुत जेल में गए होंगे भ्रष्टाचार में, लेकिन जेल के अंदर जाके भी मंत्री पद पर बैठा रहा। 24 घंटे में इस्तीफा होता है कि नहीं होता है? कोई अरेस्ट होने के बाद कोई आपने देश के इतिहास में देखा 1 साल इस्तीफा नहीं लिया गया? और कौन लोग थे जो ये बोलते थे फर्स्ट रेजिग्नेशन देन इन्वेस्टिगेशन? ये अन्ना आंदोलन का नारा था कि आरोप लगता है इस्तीफा हो जाना चाहिए। वो जेल में बैठने के बाद भी इस्तीफा नहीं हुआ। इस्तीफा तब हुआ जब मनीष भी जेल चले गए। तो मेरे लिए ये भावनात्मक लड़ाई है, वोट की लड़ाई उसके सेकेंडरी है। इसलिए भी भावनात्मक लड़ाई है कि उस पौधे में पानी कभी हमने भी डाला है, जिसका 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 फल आज दिल्ली भुगत रही है। तो लड़ाई तो लड़ेंगे और ठोक के लड़ेंगे। कपिल भाई, आपने बात कही कि वो जो पैसे थे वो उनके कमरे में दिए गए, मतलब केजरीवाल साहब के कमरे में दिए गए उनको घूस के तौर पर। सीसीटीवी नहीं था या था, उसके रिलीजमेंट नहीं हुआ। लेकिन आप तो प्रत्यक्षदर्शी थे, 2000 के नोट थे, 500 के नोट थे, वो सूटकेस में आए, बोरी में आए, ये तो बताओ। आपको वापस मेरे उस समय के बयान पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप उस समय पे वापस नहीं जाएंगे या उसको अपने चैनल पर नहीं चलाएंगे कि उस वक्त मैंने क्या बोला, उस वक्त मैंने क्या कहा, उसके बाद मैंने ईडी में जो शिकायत दर्ज कराई या सीबीआई में जो शिकायत दर्ज कराई या लोकायुक्त में जो मामला दर्ज, जब तक आप इसको सेंसलाइज करते रह जाएंगे। मैं तो बस जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसमें सीसीटीवी है नहीं है ना। अब सीसीटीवी नहीं है, आपकी आंखें हैं। मैंने उस दिन से भी मीडिया में ये कहा मुख्यमंत्री सीसीटीवी रिलीज कर दे, उसके बाद मेरे से बात करें, क्योंकि आज मैं जो भी कुछ बोलूंगा उसको साबित कहाँ से करूंगा? आप करवाएंगे क्या साबित? आप मेरे को मुख्यमंत्री का सीसीटीवी यहाँ पे लाके रख दीजिए, उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। मेरा काम ये नहीं ना, आप प्रत्यक्षदर्शी, आप बता देंगे। मेरा जो काम था, मैंने लड़ा, मैंने खुल के लड़ा, ये जानते हुए कि सारे ऑड्स मेरे अगेंस्ट हैं। इसके बाद मेरी राजनीति का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा खुद का क्या होगा, इसको सोचे बगैर लड़ा, डंके की चोट पे लड़ा और उस दिन से लेके आज तक लड़ रहा हूँ। और मेरे को भी नहीं पता था कि ये भ्रष्टाचार की लड़ाई का 6 साल के अंदर परिणाम आ जाएगा। मैं सोचा शायद 20 साल भी लड़ाई चलेगी तो लड़ूंगा, अकेला पड़ जाऊंगा तब भी लड़ूंगा। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे आज अभी भी छोटे हैं, तो उस वक्त और छोटे थे, आज से 6 साल पहले। तब मैंने, मेरी पत्नी ने और मैंने ये निर्णय लिया। मैं उस वक्त सत्ता में, इससे ऊपर आम आदमी पार्टी में कुछ नहीं होता। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे और मैं मंत्री था। और आज भी अविचल भाई गर्व के साथ कह सकता हूँ, कितनी भी लड़ाई हुई आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी का एक भी नेता, जबकि मेरी फाइलें वहीं रखी है ना, मंत्री काल की और विधायक काल की, मेरे ऊपर एक पैसे की उंगली नहीं उठी आज तक। मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का दाग नहीं है, और जिनके ऊपर है वो आज जेल में है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि इसको आप कितना भी सेंसलाइज करो, सत्य सत्य रहेगा। जिनके ऊपर मैंने भ्रष्टाचार के बारे में बोला वो उन्हीं केसों में जेल के अंदर है। भ्रष्टाचार, उनको जमानतें नहीं मिल रही हैं। और जिस व्यक्ति के बारे में आप आज बात कर रहे हैं वो आज तक मीडिया के सामने नहीं आया इस मुद्दे के ऊपर। मैं तो कहता हूँ आप आइए ना, मेरे सामने बैठा लीजिए। जिस दिन आप कहेंगे आमने सामने बात करते हैं, कब क्या हुआ पार्टी में, कब क्या हुआ आंदोलन में, कब क्या हुआ उनके घर में, कब क्या हुआ, कहाँ कहाँ पार्टी फेल हुई, आपके चैनल पर चुनौती देता हूँ, अरविंद केजरीवाल आ जाएं कभी कैमरे के सामने। आना पड़ेगा उनको, ऐसे सेंसलाइज करने से नहीं होगा। मैं तो इससे ज़्यादा कोई क्या बोलेगा कि सामने आके बोला, पीठ पीछे नहीं बोला, डंके की चोट पे बोला, कुर्सी पर बैठे हुए बोला, उसके बाद कुर्सी गई तो गई, और उस लड़ाई को आज तक लड़ रहा हूँ आज तक, और वो सत्य साबित हो रहा है। 3 में से 2 जेल जा चुके हैं, तीसरे की हालत और उसकी शक्ल पे लिखा हुआ है कि जेल का डर, उनकी आंखों में दिखाई दे रहा है जेल का डर। उसके बाद आप अपने चैनल पे जिस दिन बुलाइए मैं आऊँगा, खुल के बुलाइए, सामने आमने टक्कर पे बात करेंगे। जब आपको मंत्री पद से हटाया गया तो आपने कहा कि आपने टैंकर माफियाओं की एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो है अरविंद केजरीवाल को दी थी, लेकिन उन्होंने उस पर कार्रवाई नहीं की। नहीं, फिर से एक सेकंड, नहीं, ये उससे पहले की बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये उस दिन की बात नहीं है। मैंने उस दिन ये नहीं कहा। टैंकर माफिया के घोटाले पे दिल्ली में हम लोगों ने जब चुनाव लड़ा, किस विषय पर चुनाव लड़ा कि शीला सरकार के भ्रष्टाचार की जांच करेंगे। शीला सरकार के भ्रष्टाचार के ऊपर कपिल मिश्रा के अलावा किसी भी और मंत्री ने आज तक कोई रिपोर्ट बनाई क्या? नहीं, मेरा सवाल ये, वो लिस्ट आपने सार्वजनिक फिर क्यों नहीं की? सार्वजनिक की ना मैंने, तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ। वो लिस्ट मुख्यमंत्री को दी मैंने। आपकी सरकार है सेंटर में। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन थी दिल्ली जल बोर्ड की, इंटरनल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, डिपार्टमेंट की रिपोर्ट थी। एक मंत्री क्या कर सकता है, पहले इंटरनल अपने डिपार्टमेंट की इंक्वायरी करा सकता है। मैंने कराई, और वो रिपोर्ट किसको देगा? मुख्यमंत्री को देगा। मैंने मुख्यमंत्री को दी, सार्वजनिक तौर पे दी, मीडिया में मेरा लेटर भी है कि मैं आज मुख्यमंत्री को ये रिपोर्ट दे के आया हूँ। और उसके बाद मंत्रालय, उसके बाद ये पूरी लड़ाई नहीं, उसके बाद लॉ डिपार्टमेंट हटता था खाली, लेकिन उसके बाद वो दीवार खिंच गई थी। कुमार विश्वास के करीबी होने के चलते जब अमानतुल्लाह खान ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला तो आप एक अकेले ऐसे नेता थे आम आदमी पार्टी के जो कुमार विश्वास के साथ खड़े रहे,
और उसी के चलते जो है आप अरविंद केजरीवाल के निशाने पर आए, क्योंकि आप जो है पार्टी कुमार विश्वास पार्टी तोड़ना चाहते थे और आप उनका साथ दे रहे थे। इस वजह से आपको मंत्री पद से निकाला गया। जो मैंने बोला वो तथ्यात्मक है कि जल बोर्ड के घोटाले की रिपोर्ट मैंने बनाई और वो तथ्य सामने है, मीडिया में है। जो मैंने बोला कि सत्येंद्र जैन और महेश के भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई, वो मैंने मीडिया के कैमरे पे बोला, तथ्य सामने है और दोनों जेल में है। जो आपने बोला वो काल्पनिक है, उसका कोई तथ्य नहीं है, उसका ना कोई तथ्य मीडिया में है, ना कैमरे में, ना किसी का कोई बयान है। तो एक काल्पनिक बात का मैं क्या जवाब दूँ? कुमार विश्वास जी अरविंद केजरीवाल के विरोधी थे, हैं, या उनके बीच की आपस की क्या इक्वेशन है, इसमें कुमार जी बोलेंगे। लेकिन इस बारे में आप मुझसे सवाल करें और मेरे तथ्यों को दरकिनार करते हुए सवाल करें, ये मेरे साथ जाती होगी। कपिल जी, पहले तो थोड़ी देर पहले जो आप बात कर रहे थे उस पर एक सवाल है मेरा कि पहले रेजिग्नेशन फिर इन्वेस्टिगेशन, तो ये गोंडा के सांसद ब्रिभूषण सिंह वाले केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि ये राजनीति का सत्य होता है, मैंने ये कहा कि ये अन्ना आंदोलन की मांग थी। ये वो लोग कर रहे थे जिन्होंने 1 साल सत्येंद्र जैन को मंत्री बना के रखा जेल में होने के बावजूद। उनके जो खुद ही बोल रहा था कि हम इसी तथ्य के आधार पर राजनीति करने आए हैं, जो खुद ही ये कह रहे थे कि इसके अलावा राजनीति में कुछ होना ही नहीं चाहिए, उनकी नैतिकता के ऊपर सवाल उठा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि राजनीति में सब यही करते हैं और ना मैं इसको कोई मापदंड बनाना राजनीति का, लेकिन शराबी शराब पीता है तो लोग उसे अच्छा भी बोल सकते हैं, बुरा भी बोल सकते हैं, बायकॉट भी कर सकते हैं, लेकिन जो खुद को पुजारी होने का दावा करे मंदिर में बैठकर, वो शराब पिए तो उसकी स्वीकार्यता नहीं की जाती है। इस सवाल का जवाब आप घुमा गए गोल गोल। नहीं, घुमा नहीं गया, मैंने उसी कॉन्टेक्स्ट में ही बोला था। मैं दूसरे सवाल पे आता हूँ। आपके पुराने मित्र अरविंद केजरीवाल, विधानसभा के चुनाव हैं अभी, तो राजस्थान में भी ताल ठोंक रहे हैं और दिल्ली वाला फार्मूला वहाँ भी लगा रहे हैं, मुफ्त की योजनाएं, तो उसमें कितनी सीटें उनको आ सकती हैं, कितने सफल होंगे? दूसरा ये कि आप अभी बीजेपी में हैं, तो आपको क्या लगता है कि राजस्थान में बीजेपी नेताओं का अकाल पड़ गया है, बड़े चेहरों का, जो सिर्फ मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है? देखिए, जब सूरज दमकता है ना, तो सूर्य की दमक के आगे सितारों की जो उपस्थिति है वो होते हुए भी कई बार केवल सूर्य की चमक दिखाई देती है। तो सूर्य दमक रहा है। नरेंद्र मोदी जी की इस वक्त जो स्वीकार्यता है, खाली देश में नहीं, राज्यों में नहीं, विश्व पटल पर, उस स्वीकार्यता के आगे जो राज्यों के नेतृत्व हैं वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जगह पे कितना भी बड़ा काम करें, मीडिया की चमक के आगे आपको वो इस वक्त सूर्य दमक रहा है। और शायद भारत के स्वाधीन भारत के इतिहास में इस प्रकार की दमक और चमक, इस प्रकार का असर ये राजनीति में देखने को नहीं मिला है। तो उस दौर को जब आप देखें तो उसी कॉन्टेक्स्ट में देखें। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में हमारे पास लीडर नहीं है, राजस्थान में हम इस वक्त सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं, हम जीतने जा रहे हैं राजस्थान का चुनाव, निर्णायक जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है और वहाँ पर नेतृत्व की कोई कमी नहीं है। ये तो जो भी आप जितना राजस्थान को समझते हैं, आप भी जानते हैं कि नेतृत्व की कमी नहीं है अभी। तो बस अब ये सवाल है कि आगे नेतृत्व करेगा कौन, ये सवाल नहीं है कि आखिर मिलेगा कौन नेतृत्व करने वाला। तो इस वक्त मोदी जी के नाम पर जनता का जो अटैचमेंट है वो किसी भी और इस देश के नेता से बहुत ज़्यादा गहरा और बड़ा है। और शायद जिस व्यक्ति तक कोई भी राजनीति कभी नहीं पहुंची, उस व्यक्ति तक मोदी जी का नाम, पहचान, असर और काम वो पहुंचा हुआ है। तो डेफिनेटली एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमको उसका सीधा लाभ मिलेगा ही। तो उम्मीद करें कि इस बार के चुनाव में कपिल मिश्रा जाएंगे प्रचार करने और अपने पुराने मित्र का विरोध करेंगे खुल के? राजस्थान में तो उनका अस्तित्व नहीं है, तो उनका विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजस्थान में तो गहलोत सरकार की जो तुष्टीकरण है, गहलोत सरकार का भ्रष्टाचार, गहलोत सरकार की तुष्टीकरण और उनकी आपस की जो इस वक्त की कलह है, जिसमें उन्होंने आपस की लड़ाइयों में, कभी उनका कोई पेपर लीक के मामले में किसी मंत्री से लड़ाई हो रही है, कभी पायलट जी का क्या होगा इस बारे में लड़ाई हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता को बुला दिया गया है। वो लड़ाई है और वहाँ पर एक राजनीतिक विकल्प भारतीय जनता पार्टी है। जब आप गहलोत सरकार में कहते हैं कि आपसी कलह है, तब वहाँ पे आप राजस्थान बीजेपी की भी कलह की बात से नहीं मुकर सकते हैं। मैंने बोला ना कि हमारे को तो ये निर्णय करना है कि नेतृत्व कौन करेगा, वो राजनीतिक नेतृत्व की लड़ाई होती है। लेकिन सरकार में रहते हुए मंत्री आपस में लड़ रहे हैं। उनकी मैंने देखा एक विधायक या महिला विधायक हैं या शायद सांसद हैं जो ये कह रही थी कि इस सरकार में मैं ही सुरक्षित नहीं हूँ। अपनी सरकार के खिलाफ, राजनीतिक पार्टी की लड़ाई की बात नहीं कर रहा मैं, सरकार की अंदरूनी लड़ाई। अभी जो मंत्री जिनकी लाल डायरी का पूरा चर्चा आ रहा है वो तो उनके खास मंत्री थे गहलोत सरकार के। तो ऐसी दुविधा में कोई सरकार बहुत कम पड़ती है जिस दुविधा में गहलोत सरकार है। 2014-2019 में पूरे देश में मोदी जी की लहर चली, लेकिन पंजाब में बेअसर। 2024 में क्या लगता है आपको, तैयारी है, क्या तैयारी है और पंजाब क्यों नहीं एक्सेप्ट करता मोदी जी की लहर को? नहीं, ऐसा नहीं है कि पंजाब में हम अकाली के साथ गठबंधन में चुनाव में गए थे और पंजाब में अकाली गठबंधन और भाजपा गठबंधन का लोकसभा में जो परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो वो राइट ऑफ नहीं किया जाता था, खत्म समाप्त वो नहीं है। विधानसभा में भाजपा अकेले लड़ी और शायद भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अब
अकेले लड़ने और बढ़ने की दिशा में बढ़ रही है। तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है, मोदी जी की राजनीति का क्या प्रभाव है, वो अगले चुनाव में नजर आएगा। उसको पिछले चश्मे से तो देख ही नहीं सकते हैं। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, 2014 में भी भगवंत मान के आसपास की 4 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी, जब देश में कहीं नहीं जीती थी। तो वो भगवंत मान का लोकल फैक्टर है और डेफिनेटली वहाँ पर पंजाब के अंदर विकल्प की अभाव, क्योंकि भाजपा की उपस्थिति वहाँ थी नहीं। अकाली दल और भाजपा अलग हो गए, कांग्रेस लगभग टूट गई। वहाँ सिद्धू और उनकी आपस की जो लड़ाई थी वो सारे देश ने देखी है। उस अभाव में आम आदमी पार्टी को जनता ने एक मौका दिया है। लेकिन लोकसभा चुनाव में पंजाब का जो गणित है वो उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में पूरा देश जा रहा है। पर स्थिति तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। आप कृषि कानून लेकर आए, बीजेपी का जिस तरह से विरोध हुआ, किसान जो थे वो बीजेपी के लीडर्स को मतलब गांव में एंट्री नहीं दे रहे थे, तो कैसे देखते, कैसे हालात अच्छे होंगे? अकाली दल के साथ गठबंधन में लगता नहीं था सब ढका ढका है, अब बीजेपी सामने आएगी, मतलब कौन एक्सेप्ट कर रहा है बीजेपी को पंजाब? नहीं, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसीलिए तो बीजेपी अकेले जा रही है इस बार, इसीलिए बीजेपी अकेले लड़ रही है। और लगभग पंजाब की हर सीट में भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जो अभी तक शायद अकाली गठबंधन के साथ था और खुलकर अपना काम नहीं कर रहा था, वो आगे आके मोदी जी के कार्यों को गांव-गांव तक पहुंचा रहा है। तो मुझे लगता है कि पंजाब में बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है और जो लोग पंजाब को अपनी बपौती मानकर बैठे हैं उनको इस बार समझ में आएगा कि पंजाब जो है, पंजाब के लोगों के मन में इस वक्त ये जो हिंसा का माहौल बन रहा है, जो डर का माहौल बन रहा है, जो 84 की पुनरावृत्ति का एक भय लोगों के मन में आ रहा है, उससे जो लोग बोल नहीं रहे, जो शांत बैठे हैं, वो ये जानते हैं कि इससे बचने के लिए किधर जाना है और वो आपको लोकसभा चुनाव के परिणामों में दिखाई देगा। तो 2024 में क्या देखते, कितनी सीटें बीजेपी की आ रही है? 13 में से कितनी सीटें? पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का अपना एक दल के नाते पंजाब का अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा। चेहरा कौन है आपका बीजेपी का पंजाब में? चेहरे हमारे जुड़ रहे हैं, अब तो कैप्टन साहब भी हमारे साथ हैं और अब एक बहुत बड़ा नेटवर्क हमारे साथ है। तो मुझे लगता है कि पंजाब में आपको आने वाले जो कुछ महीने हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे और उसको आप भी ध्यान से देखिए और समझिए और हम लोग भी सब देख रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू का क्या लगता है, बीजेपी में आ सकते हैं, ऐसा कुछ है? मुझे नहीं लगता। अभी उनका परिवार एक व्यक्तिगत पीड़ा से गुजर रहा है, बहुत कष्ट से गुजर रहा है और हम सबकी संवेदनाएं उनके साथ हैं। मुझे नहीं लगता अभी उनके बारे में कोई राजनीति करनी चाहिए। कपिल साहब राम राम। राम राम। सवाल मेरा ये है, चूंकि मैं जिस राज्य से हूँ उस राज्य में हमने देखा कि जब बीजेपी की सरकार आई तो जाट वर्सेज नॉन जाट वाला एक पूरा मसला हुआ। अब हम देख रहे हैं कि नू में हमने कभी हिंदू मुसलमान का इस पूरे सूबे में कभी ना तो लड़ाई सुनी थी, ना कभी इस तरीके की जो है वो दंगे सुने थे, ना हमने इस तरह की हिंसात्मक खबरें सुनी थी। तो वहाँ के बाशिंदों का और हरियाणा के आम लोगों का भी ये कहना है कि बीजेपी आई तो ऐसा हुआ। आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? कैसा हुआ बीजेपी आई तो? बीजेपी आई तो बीजेपी ने किया ना ये इस तरीके का कि वो अपने राज्य की, अपने सूबे में जिस तरीके से हम ये माने कि हिंदू मुसलमान वाला एंगल या फिर हम ये माने कि जाट नॉन जाट वाला कि पूरा पॉलिटिकल तौर पे हुआ है या ऐसा किया गया, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? इससे कोई भी इत्तेफाक नहीं रखेगा, इससे तो हमारे राजनीतिक विरोधी भी इत्तेफाक नहीं रखेंगे। खाली बयान देने के लिए वो तो बोलते हैं, बयान देने के लिए कोई बोले वो अलग बात है, लेकिन हरियाणा को समझने वालों को, भाजपा को समझने वालों को, आज भी अगर आप खट्टर साहब का स्टैंड देखें, आज भी आप हरियाणा की सरकार की पोजीशन देखें, तो बहुत सारे लोग जो सोच भी नहीं रहे थे वैसा स्टैंड लेके वहां पर हरियाणा की सरकार खड़ी है लॉ एंड ऑर्डर पर। लॉ एंड ऑर्डर में क्या हुआ? वो तो विफल हुआ, उस पर तो सवाल उठ रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि बयान देने के लिए कोई कुछ भी बयान दे। तो किया क्या सर? बयान ही हो रहे हैं ना, पक्ष के भी विपक्ष के भी। तो सरकार क्या कर रही है सर? नहीं, सरकार के द्वारा कार्रवाई हो रही है। देखिए, मेवात की हिंसा को कंट्रोल करना, अपराधियों को पकड़ना, मैं आपकी बात को मान रहा हूँ कि उस दिन तो जरूर कुछ ना कुछ तो उस दिन सिचुएशन कंट्रोल से बाहर गई है, तभी तो 5 लोगों के प्राण चले गए। लेकिन उसके बाद क्या उसे सरकार बढ़ने दे रही है या कंट्रोल कर लिया? उसके बाद मुख्यमंत्री साहब का लगातार स्टैंड क्या है? मुझे लगता है वो सारा देश देख रहा है और सबको पता है कि राजनीतिक बयानबाजी कुछ भी हो, लेकिन सरकार जो है एक न्यूट्रल स्टैंड लेकर। ये न्यूट्रल स्टैंड क्या बात कर रहे हैं सर? वहाँ के जो लोग हैं जिन पर बुलडोजर चले, जिनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं थी, उनको पकड़ा गया, न्यूट्रल है ये? देखिए, एफआईआर जिनके ऊपर हुई है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और खाली एक धर्म के लोग तो अरेस्ट नहीं हुए, ये तो आप भी मानेंगे। सवाल जो है सर पुलिस पर नहीं, खट्टर सरकार पर उठ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, मैं फिर कह रहा हूँ। आम लोग भी सवाल पूछ रहे हैं ना सर, विपक्षी नहीं, आम लोग पूछ रहे हैं पहले। खट्टर साहब का जो स्टैंड है, खट्टर साहब का जो बयान है, खट्टर साहब का वो बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं है। ये तो पॉलिटिकल धुर विरोधी भी मान रहे हैं कि खट्टर साहब राजनीतिक स्टैंड ना लेकर के एक मुख्यमंत्री की तरह बयान दे रहे हैं और मुख्यमंत्री की तरह स्टैंड ले रहे हैं। अगर वो इसमें पॉलिटिकल स्टैंड ले रहे होते तो शायद कई लोग जैसी अपेक्षा कर रहे थे उस प्रकार का स्टैंड लेते, लेकिन उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को बचाने और शांति कैसे कायम होगी इस दिशा में लगातार एक मुख्यमंत्री के नाते मुझे लगता है कि हम लोगों को उनकी सराहना करनी चाहिए। कपिल मिश्रा जी, ये मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी टाइप के कैरेक्टर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, मेरे को ये लगता है कि आपको किसी को टाइप का कैरेक्टर बोलना ही नहीं चाहिए,
क्योंकि ये ऐसा तो टाइप का कैरेक्टर तो इस देश में नहीं, क्योंकि जब दिल्ली दंगों की बात की थी तब शाहरुख का नाम आया, तब ताहिर का नाम आया। ये कुछ नहीं है, तब मेरा नाम आ गया था, तो बाद में क्या साबित हुआ? तो या तो जांच होने दीजिए, या माइक लेके मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी के साथ उनका पक्ष भी सुन लीजिए, या फिर सरकार की कार्रवाई, सरकार ने छोड़ा तो नहीं। राजस्थान की पुलिस का भी बयान देख लीजिए आप, मोनू मानेसर के बारे में राजस्थान की पुलिस क्या कह रही है, तो फिर वो राजनीति से ऊपर उठ। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले लेट थिंग्स सेटल, एक बार वहाँ शांति हो जाए, शांति कायम हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर हो जाए, जो अविश्वास का भाव पैदा हुआ है वो अविश्वास का भाव दूर हो जाए, किसी को भी मन में ये ना आए कि मैं अपना धार्मिक स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद जो पुलिस अपराधियों को पकड़ रही है, चार्जशीट कर रही है, उसका जरूर स्क्रूटनी होनी चाहिए, मीडिया के द्वारा हर एक अपराधी की चार्जशीट की स्क्रूटनी होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको और मेरा दोनों का प्रयास होना चाहिए कि शांति वहाँ पर थिंग्स सेटल डाउन हो जाए एक बार। इस हिसाब से कन्हैया कुमार पर तो अभी केवल आरोपी है ना, फिर उस पर आपका जो है टुकड़े टुकड़े गैंग का आपको साबित कर देना। नहीं, मैंने आरोप साबित नहीं किया। बिहार की राजनीति में जो उनका चुनावी परिणाम था उसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये बोला। उन्होंने बोले थे किनारे, वो तो वीडियो है ना, जो वीडियो है वो तो आपके सबके मेरे सामने। आप मानते हैं कि ये जुडिशरी डिसाइड करेगी? मैं आपको एक बात बता रहा हूं, उस वीडियो में क्या था, उससे ऊपर जो बात मीडिया में चर्चा नहीं होती, जेएनयू में किस दिन ये प्रोग्राम हो रहा था? अफजल गुरु को फांसी हुई, उसकी हर साल बरसी मनाने का दिन। उस दिन नारा क्या लगा वो तो सेकेंडरी है। उस दिन हर साल कार्यक्रम, जिस दिन अफजल गुरु को फांसी हुई उसमें नारा क्या लगा वो तो सेकेंडरी विषय है। आप उस घटना की बरसी मना कैसे रहे हो, वो भी देश की उसी संसद से 10 किलोमीटर दूर? नारा तो उसके बहुत बाद की चीज है। नारा तो किसी ने बोला, कैमरे में आया, बोला, नहीं होता, हो सकता है कैमरा ही नहीं होता। लेकिन ये कौन सी परिपाटी हो गई कि देश की एक यूनिवर्सिटी में एक आतंकवादी को फांसी देने की बरसी मनाई जा रही है और इस बारे में तो चर्चा ही नहीं होती। आज भी आपके जो दर्शक सुनेंगे उनमें से 90% को ये पता ही नहीं होगा कि ये घटना किस दिन की है, उस दिन कार्यक्रम क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था वो कार्यक्रम। हम तो नारे में और वीडियो में उलझ के रह गए, लेकिन सवाल तो ये है कि ये कार्यक्रम हो ही कैसे रहा था। ये किसके दिमाग की उपज है कि जेएनयू में इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे? ये विशैली सोच है कि आप आतंकवादियों की बरसी मना रहे हो इस देश के अंदर, ये विशैली सोच है। और क्या उस दिन उन्होंने बोला या नहीं बोला, चलो आपने कहा कोर्ट में है, लेकिन क्या वो कार्यक्रम नहीं करवा रहे थे? क्या उस कार्यक्रम के और हर साल नहीं करवा रहे थे? क्या उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रहे थे? ये सवाल छोटे सवाल हैं क्या? और उसके बाद आज कांग्रेस पार्टी ने उनको जहां पे बिठाया है, ये सवाल और गंभीर बन जाते हैं उसके कारण। तो मुझे लगता है कि कोर्ट की आरोपों की लड़ाई अलग है, लेकिन इस प्रकार का कार्यक्रम ही देश की किसी यूनिवर्सिटी में होना, ये चिंता का विषय है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। कपिल जी, चिंता का विषय ये भी तो है कि गोडसे के लिए कार्यक्रम होता है। गोडसे भी तो आतंकवादी था। कौन सी यूनिवर्सिटी में होता है? यूनिवर्सिटी में नहीं होता है, सांसद आपकी पार्टी के गोडसे का महिमा मंडन करते हैं, तो ये भी तो एक चिंता का विषय है। गोडसे के बारे में आपकी निजी राय क्या है? मैं आपको फिर से ये कह रहा हूँ, किसी यूनिवर्सिटी में अगर होगा तो उसके साथ इसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। हटाइए, आप गोडसे के बारे में अपनी निजी राय बताइए। निजी कोई राय नहीं है, मैं क्यों न्याय रखूंगा? भारत के संविधान की जो न्याय, गोडसे आतंकवादी था या नहीं? भारत के संविधान की जो राय है वही मेरी राय है। सीधा सवाल है कपिल जी, सीधा जवाब है। भारत के संविधान ने, आप मेरा जवाब सुनना ही नहीं चाहते। दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि भारत के संविधान की क्या राय है? क्या राय है? कोर्ट ने क्या दिया उनको सजा? कोर्ट ने क्या सजा दी आप बताइए ना मुझे। फांसी की सजा दी। फांसी की सजा दी किसके लिए दी? महात्मा गांधी की हत्या के लिए। तो फिर मेरी भी यही राय है, इसमें मेरी राय अलग कैसे होगी? आपकी पार्टी के सांसद उनकी तारीफ करते नजर आते हैं। आपने मेरी राय पूछी ना, मैं तो ठोक के बोल रहा हूँ ना कैमरे के सामने। अच्छा, एक दूसरा सवाल मेरा है। नहीं, ये दूसरे से पहले इस सवाल पे वापस आइए। चलिए, मान लिया आप आतंकवादी मानते हैं गोडसे को। नहीं, आप आतंकवादी मानते हैं गोडसे को, ही हमने मान लिया। मैं वही मानता हूँ जो भारत का कोर्ट मानता है। कोर्ट आतंकवादी मानता है, कोर्ट हत्यारा मानता है। हत्यारा मानता है, आतंकवादी मानता है। मैं भी मानता हूँ, ठीक है, लेकिन कोर्ट अफजल गुरु को भी हत्यारा मानता है। जो नहीं मानते उनसे सवाल पूछ रहा हूं मैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं एक ही तराजू में तोल लो सबको, तराजू मत बदलो। तो फिर अफजल गुरु की बरसी मनाना जेएनयू में अपराध है। कपिल जी, तराजू हमारा सेम है। एक दूसरा सवाल आपसे लेता हूं। मेरा दूसरा सवाल ये है कि कई बार आप लोगों की तरफ से ऐसे भाषण आते हैं, ऐसे नारे लगाए जाते हैं कि हमें बीप लगाना पड़ता है, मतलब उसको दिखाने के लिए, जैसे देश के गद्दारों को गोली मारो ... तो ऐसे नारे जब लगते हैं या आप लोग लगाते हैं तो खुद को आप लोग कोर्ट समझते हैं, जज समझते हैं, क्या समझते हैं? कुछ नहीं समझते। देखिए, मैं अब इस नारे के अगर आप इतिहास में जाएंगे ना, तो ये नारा तो बहुत सारे आंदोलनों में लगा, बहुत सारे परिप्रेक्ष्य में लगा। लेकिन ठीक है, आप बीप लगाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, और बीप लगना भी चाहिए। इस प्रकार के मेरे को लगता है कि हो सकता है भाव में आके आंदोलन में कार्यकर्ता, नेता भाव में आके कुछ नारा लगाए, लेकिन जरूर वो सार्वजनिक ना हो, ज़्यादा बड़े ना, वायरल ना हो। इसके लिए आपका आभार और अभिनंदन, वो बीप जरूर लगनी चाहिए। नमस्कार कपिल जी। नमस्ते भाई। इंडिया टुडे सी वोटर का मूड ऑफ द नेशन सर्वे हुआ था। उस सर्वे में एक सवाल पूछा गया था कि
अगर प्रधानमंत्री मोदी हट जाते हैं प्रधानमंत्री के पद से, तो उनको सक्सीड करने के लिए कौन बेहतर होगा? उसमें अमित शाह का नाम दिया गया, योगी आदित्यनाथ का, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण का भी नाम दिया गया। उसमें जो रेटिंग आई, जो वोटिंग हुई, उसमें अमित शाह की 23.8% और योगी आदित्यनाथ की 23.1%। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जनता अब इन दोनों ही नेताओं को प्राइम मिनिस्टर के अगले कैंडिडेट, भाजपा की ओर से कैंडिडेट के तौर पर देख रही है। क्या इस तरह की राइवलरी तो नहीं कहूँगा, वो गलत शब्द होगा, क्या इस तरह का कंपटीशन या फिर इस तरह की बातचीत भाजपा के अंदर देखने को मिलती है कि कौन मोदी के बाद कौन, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ? भाजपा के अंदर भी नहीं है और देश के अंदर भी नहीं है। आपके पास है क्योंकि आपको तो वो सी वोटर में कोई ना कोई सवाल पूछना है तो पूछा, लेकिन ये तो एक हेल्दी स्थिति दिखा रहा है भारतीय जनता पार्टी की कि अभी लंबे समय तक हमारे पास नेतृत्व के विकल्प मौजूद हैं। लेकिन 2024 का चुनाव सारे देश को क्लियर है, विपक्ष को भी क्लियर है किसके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और कौन जीतने के बाद प्रधानमंत्री बनेंगे, ये सबको क्लियर है। तो मुझे लगता है कि ये सवाल 7 साल, 5 साल, 8 साल बाद का सवाल है, जिसको आप अभी अपने थोड़ा चटकारे लेने के लिए या मसाले लेने के लिए आप जरूर ले रहे हैं, लेकिन अभी दूर का सवाल है। पर यह भी एक हेल्दी सिचुएशन है कि पार्टी के पास बहुत लंबे समय के लिए विकल्प मौजूद है जिनकी जनता में स्वीकार्यता है। आप लोगों के बीच बातचीत नहीं होती इसको लेकर? आवश्यकता नहीं है। रामनवमी, हनुमान जयंती, ये जो त्यौहार हैं वो एक डर की तरह से क्यों आ गए हैं? आप क्यों आ गए डर की तरह? क्या है डर उसमें? डर की क्या बात? मतलब एक तनाव जैसा जो है शहरों में रहने लगा है। किस में हो रहा है तनाव? शहरों में तनाव हो जाता है। मैं बताता हूँ क्यों हो रहा है। ममता बनर्जी जी ने क्या बोला? ममता बनर्जी जी ने बोला कि ये इलाके एक पर्टिकुलर समाज के हैं, यहाँ से रामनवमी का जुलूस नहीं निकलना चाहिए। यही बोला कि इसके कारण तनाव होगा। मैं आपको पूछता हूँ, क्या भारत में इलाकों को धर्म के आधार पर बंटना चाहिए? क्या कौन से धर्म की यात्रा कौन से इलाके से निकलेगी, या धर्म के आधार पर तय होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए ना। तो जब दिन नहीं तय होगा उस दिन ये तनाव खत्म हो जाएगा। और क्यों? इसका एक इतिहास सुनो आप। 1923-1925 के दौरान यही बंगाल में वो सोहरावर्दी और जिन्ना खड़े होके उन्होंने यही रामनवमी के जुलूस को ये खास इलाके से नहीं निकलना ऐसा ऐलान किया था। उसका परिणाम क्या हुआ? 25 साल के बाद देश का विभाजन हुआ। आज भी वही वाली लाइन दोबारा बोली जा रही है 100 साल के बाद। कैसे स्वीकार कर लेंगे? कहीं ये यात्रा इस मोहल्ले से निकलेगी, इस मोहल्ले से नहीं निकलेगी, उस मोहल्ले से निकले? क्यों भाई? मैं कहता हूं एक दिन हनुमान जी की यात्रा निकल रही है, ढोल बज रहा है, बाजे बज रहे, तुम भी नाच लो साथ में आके, क्या फर्क पड़ जाएगा? क्यों फर्क पड़ जाएगा? क्यों डर का माहौल बन रहा है? क्योंकि कुछ लोगों को लगता है ये मोहल्ला मेरा हो गया, इस मोहल्ले से तो निकलनी ही नहीं चाहिए। ये तो नहीं चलेगा। धर्म के आधार पे देश के अलग अलग हिस्सों को आप बांट के और इसी के कारण आप नीति बनाने लग जाएं कि यहाँ पे इस धर्म की यात्रा निकलेगी, इस धर्म की यात्रा नहीं निकलेगी। ये सोच के ऊपर मेरा सवाल है। ये सोच नहीं होनी चाहिए। ये सोच आज जितनी घातक लग रही है इसके लिए त्यौहार कैसे जिम्मेदार हो गया? त्यौहार मनाने वाला कैसे जिम्मेदार हो गया? इसके लिए तो वो नेता जिम्मेदार है जो कह रहा है कि इस इलाके से आते ही हिंसा हो जाएगी। हिंसा भी हुई और मुख्यमंत्री ये बयान दे रही हैं कि क्योंकि इस इलाके के अंदर से गए इसलिए हिंसा हुई। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता हिंसा का, ये कोई कारण नहीं हो सकता हिंसा का। आप अपराधियों को पकड़िए और आप ये इंश्योर कीजिए कि कोई भी धर्म के लोग रहते हों, लेकिन यात्रा निकले शांतिपूर्ण निकले, सुख सौहार्द के साथ निकले, त्यौहार सेलिब्रेट हो। कुछ लोग ठप्पा लगा देना चाहते हैं। लेकिन ये पथराव या इस तरह की जो सिचुएशन टेंस हो गया पूरा का पूरा माहौल। आप एक बात बताओ, अगर एक शोभा यात्रा निकल रही है उसमें लोग अपने बच्चों के साथ भी हैं, बच्चों के साथ माताएं 1-1 साल के 2-2 साल के बच्चे को भी लेके आई हैं, इसका मतलब वो तो वहाँ पथराव की नीयत से नहीं गए। लेकिन उसके बाद अगर कहीं छत से पत्थर चल गया तो छत में पत्थर आया कैसे पहले से? इसका मतलब जिसने छत में पत्थर रखा उसने कम से कम 2 दिन पहले सोच लिया था ना कि निकलने दो बेटा, मैं देख लूंगा। तो मैं छतों में पत्थर रखने के ऊपर मेरा सवाल है। छतों में पत्थर, मैं दिल्ली दंगों में भी यही बोला था और आज भी यही बोल रहा हूँ। छतों में पत्थर जो रख रहा है इसका मतलब वो प्री प्लान्ड सुनियोजित हिंसा की तैयारी कर रहा है और बाद में बहाना ढूंढ रहा है। अगर किसी बहाने से हिंसा होगी ना तो छतों में पत्थर नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर तो अचानक हो गई हिंसा में पत्थर कहाँ से आ जाएंगे? इतने पत्थर तो कहीं नहीं पड़े होते सड़कों पे। पत्थर तभी चलेंगे जब पत्थर पहले से इकट्ठे किए गए हैं, और अगर पत्थर पहले से इकट्ठे किए गए हैं तो हिंसा का जो भी रीज़न दिया जा रहा है वो एक्सक्यूज़ है। हिंसा की तैयारी सुनियोजित थी। लेकिन इसके पीछे का हम परिप्रेक्ष्य देखें तो वो हम कभी भी नहीं बात करते हैं कि पथराव से पहले की घटना अक्सर ये पाई जाती है कि साहब मस्जिद के सामने जो है, मैं फिर कह रहा हूँ, मान गया मैं, अभी चल यहीं रुकना, कि मस्जिद के सामने किसी ने प्रोवोकिंग जो है, प्रोवोकिंग होती है। प्रोवोकिंग उन्हें 2 दिन कैसे पहले पता लगे कि प्रोवोकिंग होगा? पत्थर कहाँ से आ गए? प्रोवोकिंग की जाए? नहीं, प्रोवोकिंग तो मैं कह रहा हूँ प्रोवोकिंग एक्सक्यूज है,
क्योंकि अगर प्रोवोकिंग के कारण लड़ाई होती तो पत्थर नहीं चलता। इस तरह के वीडियो आते हैं, हम देखते हैं, ऐसा नहीं कि प्रोवोकिंग के वीडियो मस्जिद की छत पर चढ़ जाते हैं। इसका मतलब आप प्रोवोक होने का वेट कर रहे थे, आप एंटिसिपेट कर चुके थे कि यहाँ पे कुछ भी होगा मैं प्रोवोक होऊंगा और पत्थर चलाऊंगा, लाओ मैं पत्थर इकट्ठा करके रख लूं। उसके बाद जो भी कुछ अब एक्सक्यूज है, अगर पत्थर नहीं होता तो मैं आपकी बात मान लेता, अगर पत्थर है यानी प्लानिंग पहले से की गई थी और उसके बाद सब कुछ बहानेबाजी है। पत्थर नहीं आ सकता था अगर प्रोवोक हुए होते। प्रोवोक तो उसी सेकंड हो गए ना जब ये घटना होगी। प्रोवोक होऊंगा मैं, इसके लिए मैं 2 दिन पहले पत्थर ले आऊं, ये कभी नहीं हो सकता। प्रोवोक होऊंगा मैं, इसके लिए ताहिर हुसैन थाने से जाके 22 तारीख को अपनी रिवॉल्वर रिलीज करा ले, पेट्रोल बम इकट्ठा कर ले कि मैं प्रोवोक होऊंगा, कुछ ऐसा होगा। तो इसका मतलब आप वेट कर रहे हो बहाना ढूंढने का, हिंसा का। और इसके ऊपर मुझे लगता है मीडिया में गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए कि पत्थर कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं और क्यों पहले से प्रोवोक होने के लिए तैयार होकर रख लिए जाते हैं। ये एक गंभीर विषय है। हिंदू राष्ट्र पर आपका क्या स्टैंड है? आप काफ़ी ज़्यादा उस पर बोलते हैं। इस चर्चा को हम लोग ज़बरदस्ती चला रहे हैं क्या कि भारत में हिंदू मेजॉरिटी है और हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति के संरक्षण की एक नेचुरल जिम्मेदारी भारतीय शासन तंत्र की होगी। ये एक नेचुरल सत्य है ये। तो अगर दुनिया में कहीं भी कोई हिंदू प्रताड़ित होगा तो कहीं ना कहीं वो यही सोचेगा यार चल मैं भारत चल लेता हूँ वहाँ पे। तो इसको आप कोई टर्म देना चाहते हैं क्या? तो ये तो शाश्वत है। तो ये आज भी है, ये कल भी था, ये आगे भी रहेगा। इसके लिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई साबित करने की ज़रूरत पड़ेगी या किसी के साथ इसके लिए डिबेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, या कोई ये बोले कि ये नहीं है तो भी ये है और कोई ये बोले कि ये है तो भी ये है। तो मुझे लगता है कि सूरज धरती के चारों ओर घूमती है। जब लोगों को ये बात नहीं मालूम थी धरती के चारों तरफ, धरती तब भी घूम रही थी सूरज के चारों तरफ। जब लोगों को मालूम चल गई तब भी घूम रही है, और आज भी कोई ना माने तो भी घूमती रहेगी। तो किसी के मानने या न मानने से सार्वभौमिक सत्य समाप्त नहीं होते। ये जो ज़मीन है हिमाचल के दक्षिण में और सागर के उत्तर में, इसकी संस्कृति और सभ्यता एक विशिष्ट संस्कृति और सभ्यता है जिसका विस्तार पूरी दुनिया में अलग अलग रूपों में हुआ भी है और सिमटा भी है। उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता इसके ऊपर कोई डिबेट की आवश्यकता है। उसको कोई टर्म देना है क्या या नहीं देना है, सबकी अपनी व्यक्तिगत मर्जी है। 2015 में कपिल भाई आप विधायक बने तो संविधान की शपथ ली होगी उसमें, तो उसमें धर्मनिरपेक्ष एक शब्द आता है। तो भारत तो धर्मनिरपेक्ष है। बिल्कुल है, शासन तंत्र है ना धर्मनिरपेक्ष। शासन तंत्र धर्मनिरपेक्ष है ना, उसके ऊपर किसी ने सवाल उठाया क्या? किसी? पहली बात तो ये जो धर्मनिरपेक्ष टर्म है वो संविधान में किस दौरान आया? ये अंबेडकर जी ने तो नहीं लिखा था। ये संविधान में कब डाला गया इसके बारे में भी कभी चर्चा, लेकिन मैं इसका विरोध नहीं कर रहा। संशोधन होते रहते हैं। इसके बारे में कभी और गंभीर चर्चा मीडिया के माध्यम से होनी चाहिए, आपके चैनल में होनी चाहिए कि ये टर्म हमारे संविधान में कब आया, क्यों आया, किसने डाला, किस नियत से डाला। पर तब भी मैं आज संविधान में है, हम इसका विरोध नहीं कर रहे। पर मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अलावा जो भी कोई चर्चा है वो एक सार्वभौमिक सत्य है। उसमें कोई लोग मसाला डालना चाहे, बढ़ाना चाहें, आगे का कोई एजेंडा तय करना चाहें, अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत अगर कुछ बोल रहा है तो बोलने दीजिए ना। लेकिन मेरा इसमें इतना स्टैंड है कि इस भूमि की संस्कृति और सभ्यता की एक विशिष्टता है, उस विशिष्टता को स्वीकार करना चाहिए। कुमार विश्वास भी आम आदमी पार्टी से चले गए, आप भी चले गए, आपकी मुलाकात होती है उनसे? कभी कभार होती है, बिल्कुल निश्चित तौर पे होती है। मैं उनके प्रशंसक हूँ, उनका फ़ैन हूँ। माँ सरस्वती की कृपा उनकी वाणी पर है, उनको सुनने हमें आनंद आता है सुनने में। और जब वो बोलते हैं तो लोग उन्हें मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। राम के बारे में बोले, धर्म के बारे में बोले, कविताओं के बारे में बोले, लोग सुनते हैं। और उनकी एक पीड़ा है जो राजनीतिक पीड़ा भी है, जो आपकी भी है। मेरी नहीं है, वो पीड़ा उनकी बहुत बड़ी है, हमारी छोटी छोटी पीड़ा है। उनकी जो राजनीतिक पीड़ा है वो राजनीतिक पीड़ा के बारे में किसी दिन वो मुखर होकर बोले कि उस वक्त उन बंद कमरों में क्या हुआ था, क्या चर्चा, जिसका उन्होंने पंजाब इलेक्शन के समय इशारा किया, खालिस्तानी एंगल का। तो मेरे को भी प्रतीक्षा है कि जितना उन्होंने बोला उससे ज़्यादा जो उनको पता है, कभी ना कभी मीडिया के माध्यम से, किताब के माध्यम से, लेख के माध्यम से, भाषण के माध्यम से वो देश को वो सच पता लगे। क्योंकि वो सच हम जिन कमरों के बाहर बैठते थे वो उन कमरों के अंदर बैठते थे आम आदमी पार्टी में। तो बंद कमरों का जो सच कपिल मिश्रा नहीं बता सकता वो कुमार विश्वास जी बता सकते हैं। उसकी प्रतीक्षा है, और उसकी प्रतीक्षा तो देश को भी है कि कभी ना कभी आपने जिस चीज़ का इशारा किया है, जिस खालिस्तानी कनेक्शन का, जिस देशद्रोही मानसिकता का, या जिस टुकड़े टुकड़े गैंग का, या काले, जो भी आपने हिंट दिया वो कभी विस्तार से कैमरे के सामने आए, उसकी मैं प्रतीक्षा करता हूँ। तो आप कभी रिक्वेस्ट करते हैं या उनके पास कोई रिक्वेस्ट करता है बीजेपी में शामिल होने के लिए? मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। मेरे को लगता है कि पहले मीडिया को पता लगती है ऐसी खबरें, मतलब बाकी लोगों को बाद में। मेरी जानकारी में नहीं है। मेरी जानकारी में उनकी राम कथा है, उनके संवाद हैं, उनकी कविताएं हैं,
और वो सुनने का आनंद लेता हूँ। बीजेपी आपका क्या बेस्ट इस्तेमाल कर सकती है दिल्ली में? क्या आपको चुनाव लड़वाने? नहीं, चुनाव तो मैंने लड़ा ही है। नहीं, अब लेकिन वो हारे ना आप। चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का अगर पार्टी ने आदेश दिया तो। अगर लोकसभा का, मेरे ख्याल से हमारे पास अच्छे चुने हुए सांसद हैं, रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले सांसद हैं, और तीसरी बार मोदी जी की सरकार के जिताने योग्य सांसद और उसके योग्य उम्मीदवार हमारे पास बहुत है। दिल्ली में हम खूब घूमते हैं तो हमें समझ में आता है कि दिल्ली में जो सांसद वर्तमान में हैं या पूर्व में भी थे, मैं दोनों सरकारों की चर्चा करता हूं, तो उसमें अगर हम इस वक्त की स्थिति देखें तो साहब वो मोदी जी के चेहरे पर जीतते हैं। गौतम गंभीर हैं, उनका काफ़ी विरोध है ना? आप मानते हैं गौतम गंभीर का विरोध है? नहीं, मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। सबसे ज़्यादा हमारे निगम पार्षद उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आए हैं नगर निगम में, जहाँ से गौतम गंभीर जी सांसद हैं। उनके प्रचार से जीत के आए मतलब, है ना? उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आए हैं, तो उनका कुछ ना कुछ तो असर होगा, क्योंकि वहाँ के जनप्रतिनिधि वही थे। उनका क्या योगदान रहा उसमें? वो वहाँ के सांसद हैं। और दूसरी बात, उनके कई कामों की चर्चा, जैसे उनकी जो जनता रसोई है, मैं आपको फिर जब आप सांसदों पे आएंगे तो फिर एक ही सांसद पे क्यों चर्चा करो, लेकिन उनकी जनता रसोई या उनका जो ये कूड़ा का जो बड़ा ढेर है उसको कम करवाने का उनका निरंतर प्रयास, रेगुलर मीटिंग प्रशंसा के योग्य हैं। देश में कई जगह लोग उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो या हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनकी सरलता, उनकी सहजता, उनकी उपलब्धता, या मनोज तिवारी जी, उनका ग्राउंड कनेक्शन। तो ये परसेप्शन कोई भी बनाए, लेकिन भाजपा के पास इस वक्त जो सांसदों के तौर पर जो नेतृत्व है दिल्ली में, वो एक सशक्त नेतृत्व है, और उसकी स्वीकार्यता नहीं होती तो वो 5-5 लाख 6-6 लाख वोटों के तो मार्जिन से उनकी विक्ट्री हुई है, और दूसरी बार की विक्ट्री है ज़्यादातर लोगों की। तो मुझे लगता है कि परसेप्शन आप कुछ भी बनाए टेम्परेरी, लेकिन अल्टीमेटली वहाँ जनता के बीच में मोदी जी का चेहरा है, उनका नेतृत्व है, इसके कारण ही जीत रहे हैं। इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि सूर्य जब दमकता है तो फिर चंद्रमा हो या तारे हों, उनकी चमक को आप नाप नहीं सकते हैं, वो दिखेगी ही नहीं। तो सूर्य दमक रहा है, उसमें अब आप बोले वो तारा धीमा टिमटिमा रहा है, वो तारा तेज टिमटिमा रहा है, वो कोई नहीं नाप सकता। अभी दमकते हुए सूर्य का दौर है, उस दौर में मोदी जी के नाम से ही अल्टीमेटली आखिरी व्यक्ति जुड़ा हुआ है। कपिल भाई, ये हलाल प्रोडक्ट्स को बैन करने का या उसके खिलाफ एक बाइकआउट मूवमेंट, या कह सकते हैं कि जिस तरीके से उसको ना इस्तेमाल करने की जो हिदायत है वो कपिल मिश्रा खूब देते हैं, क्या है ये हलाल प्रोडक्ट? हलाल को बॉयकॉट नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हलाल एक बॉयकॉट करने की प्रोसेस है। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि भाई ये एक पर्टिकुलर ठप्पा लगा होगा सामान पे तो खरीदो, वरना मत खरीदो, इसका मतलब आप बाकी सबका बॉयकॉट कर रहे हैं। इकोनॉमिक इसका यही मतलब हुआ ना कि ये हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में एक रमेश शिंदे जी हैं, उनकी किताब है हलाल, वो ज़रूर सब लोगों को पढ़नी चाहिए। मैं इसको अगर 1 मिनट में समझाऊं तो हलाल, पहले तो ये माना जाता था कि हलाल मतलब एक ख़ास तरह से जानवरों की कुर्बानी देने की प्रक्रिया। जनरल अंडरस्टैंडिंग यही है कि नॉनवेज के में एक खास तरीके से मारा जाता है तो हलाल है, और दूसरे तरीके से मारा जाता है तो नॉन हलाल है। लेकिन अब कुछ लोगों ने इसको एक इकोनॉमिक मॉडल में कन्वर्ट कर लिया। तो आज तो मोबाइल फ़ोन, टेबल, चेयर, पेन, रियल एस्टेट, इनके ऊपर भी हलाल के ठप्पे लग रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये हो गया है कि अगर हलाल का ठप्पा लगाए तो एक समाज उस प्रोडक्ट को खरीदेगा, नहीं लगाए तो नहीं खरीदेगा। मेरा ये मानना है ये इकोनॉमिक बॉयकॉट की बड़ी प्रक्रिया है, और इसका विरोध होना चाहिए किसी भी लोकतंत्र में। आप किसी भी तरह का इकोनॉमिक बॉयकॉट ना करें। ठप्पा लगा के सामान खरीदने की जो विचारधारा है, इसको कहीं ना कहीं समझना भी जरूरी है और इसका विरोध करना भी जरूरी है। कपिल जी, निगम के चुनाव में आपने भी 51 जनसभाएं की, 40 वार्ड जहां पर आपने जनसभाएं की 51 में से 40 में भाजपा जीती, जिसके बाद ट्विटर पर ये चला कि भैया कपिल मिश्रा को जो है दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाए, नेतृत्व उनके हाथ में सौंपा जाए। तो उसके बाद एक और चर्चा चली कि 2025 में सीएम फेस होंगे बीजेपी से कपिल मिश्रा। इन दावों में कितना सच है, कितना दम है? उतना ही सच है जितना कि आपको लगता होगा। ये खोखले दावे होते हैं। क्या होता है, राजनीति में दुश्मनी करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है बुराई करो, दूसरा तरीका होता है ज़्यादा बड़ाई करो। तो मैं ऐसे शुभचिंतकों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सशक्त नेतृत्व हमारे पास है, जैसा कि मैंने बताया। और हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा जी, उनको बहुत सारे लोग बहुत गहराई से जब जानते हैं तब उन्हें पता लगता है कि उनका ऑर्गेनाइजेशनल जो लीडरशिप का एक्सपीरियंस है, संगठन को बनाने का, चलाने का जो उनका अनुभव है, उनकी जो सरलता है, वो सहजता है, वो हमारे लिए एक बड़ी शक्ति का काम कर रही है। और मुझे लगता है कि अल्टीमेटली सीएम तो उसी का बनेगा जिसके 36 MLA होंगे। तो अभी हम सबका एक ही लक्ष्य है कि ये 36 MLA का जो टारगेट है, इसकी तरफ हम आगे बढ़ें। एक एक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र को जिताते हुए मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी को दे, उसके बाद की आगे चर्चाएं होंगी। अभी सूतना कपास जुलाओं में लट्ठम लट्ठ, उसका कोई अर्थ नहीं है इस प्रकार की चर्चाओं का। 36 MLA एकमात्र टारगेट, वो लाइन क्रॉस करे भारतीय जनता पार्टी,
उस लक्ष्य के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। कपिल भाई, आप मंच पर आए और आपने तमाम बातें कही और आपने कहा कि डंके की चोट पर कही, हालांकि कुछ कुछ चीज़ों पर आपने थोड़ा सा कहा कि आप ऐसा आपके हिसाब से नहीं बोला है ना। मेरे हिसाब से नहीं, आप कहे कि नहीं साहब, जैसे मैंने पूछा कि वो पैसे कैसे थे, गुलाबी नोट थे। फिर से आपको कह रहा हूँ, आप अरविंद केजरीवाल को यहाँ बैठाओ, एक कुर्सी मेरे बराबर में लगाओ, थोड़ी ऊंची लगा देना, मुख्यमंत्री हैं। क्या पता वो इस आपकी बात को सुनकर बैठ जाए तो मैं सामने आमने आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल से आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार, सरकार के भ्रष्टाचार, उनके स्वयं के भ्रष्टाचार, उनके मंत्रियों के घोटाले, इस सब के ऊपर 1 to 1 डायरेक्ट चर्चा करने का आमंत्रण भी देता हूं और चुनौती भी देता हूं। आप बुलाइए उनको। बिल्कुल, ये ऐसे ही जाएगा और आप निर्मम होकर बता सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मंच पर। शानदार, मैंने को मज़ा आया और ये इसलिए भी मज़ा आया कि आप लोगों ने अपने आप को किसी भी परिधि में बांधा नहीं। जिस प्रकार पत्रकारिता होनी चाहिए और सवाल होने चाहिए, कड़वे भी थे, मीठे भी थे, अच्छे भी थे, घुमाकर भी थे, हर तरह की बॉलिंग की गई है। विकेट बचा हुआ है भगवान की कृपा से, तो बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार आपकी पत्रकारिता की ये ज्योत, ये मशाल जलती रहे, दमकती रहे और हम लोगों को बार बार आप लोगों से बात करने का मौका मिले। बहुत आभार सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय श्री राम।